बढ़ते हैं आगे। देखो अगला है द हाइड्रोसिटी ऑफ हाइड्रोलिक लाइम इज मेनली ड्यू टू। देखो हाइड्रोसिटी क्या होती है? हाइड्रोसिटी आप लोग की क्ले की वजह से आती है, मैं बता देता हूं आपको। देखो लाइम क्या होता है? अगर आपका प्योर लाइम है, देखो मैं आपको बता देता हूं पहले कि अगर आपका प्योर लाइम है तो प्योर लाइम ना आप लोगों का स्लैग तो बहुत जल्दी होता है, इसकी ना स्लैकिंग तो बहुत जल्दी। स्लैकिंग का मतलब आप पानी डालोगे तो रिएक्शन बहुत तगड़ी तगड़ी करेगा। जैसे आपने कहा लाइम के अंदर, चूने के अंदर, आपने जनरली आप लोगों ने अगर यदि कभी चूने से पुताई उताई करी है ना, पेंट वेंट किया घर को, तो आपको पता चलेगा कि एक मटका लेते थे, मटके के अंदर हम लोग यहाँ पर चूना भरते थे। अगर हमने ज्यादा पानी डाल दिया एक साथ, तो एक साथ क्या करता था, वो मटका ब्लास्ट कर जाता था, फूट जाता था, है ना। तो अगर हमारे पास प्योर लाइम, तो प्योर लाइम के अंदर स्लैकिंग बहुत फास्ट रहती है, स्लैकिंग फास्ट रहती है, लेकिन ना ये सूखता बड़ा धीरे है ना। तो इसकी सेटिंग जो होती है, सेटिंग बहुत स्लो रहती है, सेटिंग बहुत स्लो रहती है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो है प्योर लाइम को यूज नहीं करते हैं, या हम लोग प्योर लाइम कह दूं, या फिर इसको मैं फेट लाइम कह देता हूँ, है ना, फेट लाइम कह देता हूँ। जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइम है दैट इज अ फेट लाइम, इसको हम लोग यूज नहीं करते, है ना। हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोलिक लाइम को हमारे मैशनरी पर्पज के लिए, है ना। देखो तो प्योर फेट लाइम को सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज किया जाता है? जहां पर आपको व्हाइट वॉशिंग करनी है, व्हाइट वॉशिंग करनी है ना, व्हाइट वॉशिंग करनी है, या कुल मिला के तो पुताई उताई करनी है, तो सिर्फ वहीं पे यूज करता है, अदरवाइज नहीं करता है ना। क्योंकि ये क्या करता है, सिर्फ एटमॉस्फेयर में ही सेट होता है, सेटिंग बहुत स्लो है, और सेटिंग सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर में होगी। जब तक आप लोग की एयर प्रेजेंस है, तो एयर की प्रेजेंस में ही आप लोग यहाँ पर इसको सेट करा सकते हैं, अदरवाइज ये सेट नहीं होगा। अगर थोड़ी सी भी डैम्पन कंडीशन है, वहां पर ये सेट नहीं होगा, है ना। एयर चाहिए इसको। हाइड्रोलिक लाइम के अंदर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर क्ले, एक्स्ट्रा क्ले की इंप्योरिटी मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? क्ले की इंप्योरिटी मिलाते हैं। तो क्ले की इंप्योरिटी मिलाते ही, क्ले का तो पता है आपको क्या, कि क्ले ना, क्ले मिलाते स्लेकिंग तो हो जाएगी स्लो। देखो ये जो लाइम है ना, इस लाइम के अंदर हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, कुल मिला के क्ले मिला रखा है। स्लेकिंग हो जाएगी आप लोगों की यहाँ पर स्लो, और सेटिंग आप लोगों की यहाँ पर हो जाएगी फास्ट। अब ये क्या करेगा, बिना आप लोगों की डैम्पनेस वाली कंडीशन में, या एयर प्रेजेंस नहीं है ना, वहां पर भी आप लोग का सेट हो जाएगा। तो आप लोग जो यूज करते हैं वो मैशनरी कंस्ट्रक्शन के लिए, इसको हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं मैशनरी कंस्ट्रक्शन के लिए, मैशनरी कंस्ट्रक्शन के लिए, है ना, मैशनरी पर्पस। तो ये आप लोग करते हैं हाइड्रोलिक लाइम। और हाइड्रोलिक लाइम की जो प्रॉपर्टी आप लोगों ने बनाई है, ये बनाई है क्ले को ऐड करते हुए। तो क्ले जो है आप लोगों को क्या करती है, स्लैकिंग को स्लो करके सेटिंग को फास्ट करती है। इसी काम को हाइड्रोलिसिटी बोलते हैं। तो हाइड्रोलिक लाइम की हाइड्रोलिसिटी को बढ़ाने का काम किसने किया? तो क्ले ने किया, है ना। तो हाइड्रोलिसिटी इज द प्रॉपर्टी जिसकी वजह से सेटिंग जो है फास्ट हो जाती है हमारे लाइम की, ठीक है। अगला प्लास्टरिंग को क्या कहते हैं? देखो प्री कास्टिंग तो आपको पता क्या होता है, कि जैसे मैंने पहले से ही क्या कर दिया, बीम पहले से बना के रखी है, ठीक है, डायरेक्ट साइड पे जाके लगाना है ना, इसको कहते हैं प्री कास्टिंग। पार गेटिंग, ये देखो ये ना, जो आप लोगों ने देखा होगा ना कि प्लास्टरिंग होती है बिल्कुल अलग अलग तरह से, जिसमें बढ़िया डेकोरेटिव यूज से आप लोग प्लास्टरिंग देखते होंगे, अलग अलग तरह की आजकल प्लास्टरिंग भी अलग अलग तरह से होती है ना। तो पार गेटिंग एक नाम है प्लास्टरिंग का ही, या प्लास्टरिंग जो बहुत ही ज्यादा डेकोरेटिव प्लास्टरिंग होती है ना, उसको आप लोग पार गेटिंग बोलते हैं। अगला है पोर्टिंग। पोर्टिंग में जैसे आपने एक्सपेंडिंग सीमेंट देखा, सेम मामला है कि जब गैप फिलिंग करते हैं ना, तो वहां पर आप इपॉक्सी डालते हैं, इसको इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं आप इपॉक्सी को टू फिल द गैप, टू फिल द गैप। तो गैप को फिल करने के लिए अगर यदि आपने एक्सपेंडिंग सीमेंट की जगह इपॉक्सी को यूज किया है, तो आप लोग यहां पर क्या करेंगे, इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को आप पोर्टिंग बोल देते हैं। अगला आता है पॉलिशिंग। पॉलिशिंग तो आपको पता क्या होता है ना, पॉलिश, नेल पॉलिश तो देखिए, हाँ बिल्कुल वही सेम पॉलिश करना है ना। तो ये आप लोगों के यहाँ पर मैकेनिकल मेथड है, जिसमें आप एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, पेंट करने का तरीका एक तरह से, है ना। तो ये पॉलिशिंग आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे। प्लास्टरिंग के अंदर आप लोग की दो कोट बनती है। फर्स्ट कोट को क्या कहते हैं और इसकी थिकनेस कितनी होती है? देखो अगर आपने दो कोट की प्लास्टरिंग करी, तो देखो जो दो कोट है ना, दो कोट प्लास्टरिंग में, दो कोट की, तीन कोट की प्लास्टरिंग सुनी होगी आप लोग, है ना, सॉरी पेंटिंग, पेंटिंग प्लास्टरिंग, प्लास्टरिंग, हाँ, दो कोट की पेंटिंग सुनी होगी, दो कोट की प्लास्टरिंग भी सुनी होगी, दोनों तरह से आप लोग पेंटिंग होती है, प्लास्टरिंग होती है ना। देखो तो दो कोट की प्लास्टरिंग के लिए जो दो तरह की कोट बनेगी, एक तो टॉप लेयर बनेगा, नीचे वाली लेयर बनेगी, है ना। तो देखो जो फर्स्ट कोट आप लगाओगे, फर्स्ट कोट जो आप लोग लगाते हैं, इस कोट को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर अंडरकोट, अंडरकोट। और जो सेकंड कोट लगता है, उस सेकंड कोट को आप लोग बोलते हैं यहाँ पर फ्लोटिंग कोट। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग कोट, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर मैं बात करूं, तो जो आप लोग का अंडरकोट लगता है, वो अंडरकोट ना जो सबसे फर्स्ट कोट लगता है, फर्स्ट कोट का सबसे नीचे वाला, देखो ऑब्वियस बात है, अगर इस पे प्लास्टरिंग करें तो सबसे पहले तो मैं पहली कोट लगा दूंगा, लगाने के बाद फिर मैं दोबारा से दूसरी कोटिंग लगा दूंगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही बात? बिल्कुल। तो जो फर्स्ट कोट रहेगी इसको कह दूंगा नीचे वाली कोट, अंडरकोट, और सेकंड वाली कोट को कह दूंगा फ्लोटिंग कोट। जो अंडरकोट रहती है, वो अंडरकोट जो है जनरली जो आप लोग लगाई जाती है, वो लगाती है 10 से लेके 15 mm की, जनरली 12 mm की, ठीक है।
अगर मैं सेकंड कोट की बात करूं तो सेकंड कोट आप लोगों की लगाई जाती है 6 से लेकर 9 mm की, जनरली 8 mm की, ठीक है, समझ आ गई। अगर आपसे 3 कोट में प्लास्टरिंग करवा रहे हैं, 3 कोट में, तो अब देखो, अब जो फर्स्ट कोट रहेगी ना, जो फर्स्ट कोट रहेगी, उस फर्स्ट कोट का नाम रहता है आपका रेंडरिंग कोट। कौन सा कोट? रेंडरिंग कोट। सेकंड कोट का नाम जो रहता है, सेकंड कोट का जो नाम रहता है, सेकंड कोट का नाम रहता है आप लोग का यहां पर दैट इज द अंडर कोट। थर्ड नंबर पे आप लोग जो देखोगे वो रहोगे, नहीं यार सेकंड अंडर कोट नहीं रहती, सॉरी इसमें अंडर कोट नहीं रहती, इसमें याद रखना पहली कोट का नाम रहता है रेंडरिंग कोट, सेकंड कोट का नाम जो है, देखो ये सवाल पूछा हुआ है, देखो ये वाला सवाल तो पूछा हुआ है आप लोगों से, ये वाला सवाल ही पूछा हुआ है ना, बताता हूं आप लोगों को। फर्स्ट कोट रेंडरिंग कोट रहती है, सेकंड कोट को आप लोग यहाँ पर फ्लोटिंग कोट ही बोलते हैं, है ना, सेकंड कोट का नाम सेम है, फ्लोटिंग कोट ही बोलते हैं। और जो थर्ड कोट रहती है, जो थर्ड कोट रहती है, अब जो थर्ड कोट रहती है, उस थर्ड कोट का नाम सेटिंग कोट होता है। ऊपर वाली कोट छोटी लगती है, बड़ी वाली जो अंडर वाली कोट रहती है वो बड़ी वाली लगती है ना, जैसे 10 mm 12 mm, जैसे आपने इधर 12 mm इधर 8 mm की लगाई, सेम ऐसे यहाँ पर भी चल रहा है ना। बाहर वाली कोट आपकी सबसे छोटी लगती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 2 कोट है तो पहली वाली अंडर कोट, सेकंड वाली फ्लोटिंग कोट, 3 कोट है तो रेंडरिंग कोट, फ्लोटिंग कोट, सेकंड कोट। चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कोट को आप लोग कहते हैं अंडर कोट। अंडर कोट होती है 10 से लेकर 15 mm की, तो अंडर कोट 10 से 15 mm की होती है ना, अंडर कोट होती है, और इस थिकनेस शुड बी 10 से लेकर 15 mm तक आपको नजर आएगी, ठीक है। तो ये वाला सवाल में डी ऑप्शन सही निकल गया। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सबसे पहला मड प्लास्टरिंग। मड प्लास्टरिंग देखा गांव के अंदर, देखा होगा गांव के अंदर कच्चे घर देखे, हाँ कच्चे घर के ऊपर जो आप लोगों ने देखा ना मड से जो प्लास्टरिंग करते हैं, मड प्लास्टरिंग के अंदर क्या आपको क्यूरिंग की रिक्वायर्ड रहती है? क्या उसके ऊपर से जाकर पानी डालते हो आप? क्यूरिंग का मतलब क्या होता है? पानी का डालना। आप लोग जैसे कंक्रीट को आप लोगों ने डाला, कंक्रीट के ऊपर बाद में करते हैं पानी से तराई करते हैं, है ना, पानी डाल के देखते हैं। तो मड कोट में आपने कभी देखा पानी डालते? नहीं। मड पे पानी कैसे डालोगे यार? मड पे पानी डालोगे खराब हो जाता है वो। तो मड कोट के ऊपर यहां पर क्यूरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। सेकंड, मड प्लास्टरिंग रिक्वायर क्यूरिंग, गलत। इट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, गलत। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है मड प्लास्टरिंग के ऊपर आप लोग यहां पर क्यूरिंग नहीं करते। किस तरह का सवाल है यार? तो कोई भी दे देता आंसर। अगला देखो, इन द मेथड ऑफ वॉइड डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट इट इज अज्यूम। देखो सीमेंट पेस्ट की अगर यदि आपको क्वांटिटी निकालनी है तो कैसे मानना है कि कोर्स एग्रीगेट जो है फाइन एग्रीगेट के अंदर, देखो जो कोर्स एग्रीगेट के वर्ड है उनको फाइन एग्रीगेट, मैंने बोला ना कि देखो जो ग्रेवल है, ग्रेवल का जो ग्रेवल के बीच में जो स्पेसिंग है उसको सेंड भर देगी, वही तो लिखा हुआ है कि सर ग्रेवल के बीच की स्पेसिंग को सेंड भर देगी। बिल्कुल सही बात है। जो 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 आपका गैप बच जाएगा सेंड का, सेंड के बीच का गैप सीमेंट भर देगा भाई। तो दोनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। तो आपका ऑल ऑप्शन आर द करेक्ट लगाने वाला मामला तो सही हो गया। थर्ड देखो कि जो वॉल्यूम रहेगा फाइन एग्रीगेट का उसको आप मान सकते हैं कि सर टोटल वॉइड जितने हैं कोर्स एग्रीगेट में प्लस 10% एक्स्ट्रा। ये भी बिल्कुल सही है। हाँ, स्टेटमेंट तीनों सही है कि जो अगर आपको फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम देखना है तो फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम आप लोगों का क्या कहलाता है कि सर कोर्स एग्रीगेट में जितने रहेगा प्लस 10% एक्स्ट्रा। 10% एक्स्ट्रा किसके लिए? सीमेंट के लिए मान लिया आपने, ठीक है। अगला देखो, व्हाट डू यू मीन बाय वेयर हाउस पेक? वेयर हाउस पेक का मतलब होता है कि देखो वेयर हाउस के अंदर अब जब हम सीमेंट स्टोर करते हैं तो स्टैक के फॉर्म में करते हैं, जैसे कि एक के ऊपर 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 ऐसे करते करते हम स्टैक के अंदर फॉर्म करते चलते हैं। तो वेयर हाउस में आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं? सीमेंट को स्टोर करके रखते हैं। सीमेंट को एकदम नीचे नहीं स्टोर करते हैं, नीचे से पहले एक छोटा सा आप लोग क्या करते हैं 100-200 mm का आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा 100-200 mm ऊपर आप लोग यहाँ पर एक लकड़ी का गत्ता बिछाते हैं, उसके ऊपर आप लोग एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके हुए आप लोग यहाँ पर इस तरह से स्टोर करते थे। पिछले वाले सेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिटेल में बताया, पूरा डिटेल बताया हुआ है आप लोगों को, है ना, कितने कितने कट्टे डालने हैं, एक के ऊपर कितने कट्टे रख सकते हैं, इतनी सारी बातें हमने यहाँ पर की हुई है ना। देखो तो वेयर हाउस पेक सीमेंट का मतलब होता है, पहली बात फुल कैपेसिटी है वेयर हाउस की, नहीं है ऐसा कुछ नहीं है ना। प्रेशर एक्सर्ट हुआ है बैग की अपर लेयर में, प्रेशर कॉम्पैक्शन हुआ है बैग की लोअर लेयर में, पैकिंग हुआ है वेयर हाउस पे। तो देखो वेयर हाउस पेक का मतलब है कि सर देखो हम एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर सीमेंट का कट्टा रखेंगे तो नीचे वाला कट्टा ना क्या करते हैं, दब जाएगा। तो इसको कहेंगे कि सर प्रेशर कॉम्पैक्शन आपका देखने को मिलेगा ऑन द बैग्स ऑफ लोअर लेयर्स। तो लोअर लेयर का आपको बैग कभी कभी कैसा देखने को मिलता है, आपको यहाँ पर उसमें बहुत ज्यादा लंप देखने को मिल जाता है ना। तो वो आपको जब नीचे वाला बैग आप यूज कर रहे हो तो उसको ना पहले एक बार रोल करा लेते हैं, हम इस तरह से रोल करा लेते हैं ताकि उसमें से जितने भी लंप्स वगैरह वो सबके सब हट जाए, फिर हम उस सीमेंट को यूज कर लेते हैं क्योंकि कॉम्पैक्ट हो जाता है पूरा प्रॉपर तरीके से दब जाता है, ऐसे डला टाइप का बन जाता है ना, बड़ा सा लंप बन जाता है। तो आप उसको एक बार थोड़ा सा इस तरह से नीचे रोल करा लेते हैं ताकि आप लोग उसको यूज कर पाए। तो वेयर हाउस पैक अगर किसी पे लिखा हुआ है तो उसको पहले रोल कराते हैं फिर उसको खोलते हैं कट्टे को, है ना। तो प्रेशर कॉम्पैक्शन होता है लोअर लेयर्स पे। अगला,
इनमें से कौन सी फेरो सीमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है? तो देखो हम जान चुके हैं, तो ये मैंने बताया आपको इम्परवियस नेचर का होता है, डेंसिटी अच्छी रहती है, कैपेसिटी होता है, रेजिस्ट कर सकता है, शॉक को बता दिया, फॉर्म वर्क की नीड नहीं होती, ये तो देखो यार आप लोग यहाँ पर जानती है, स्ट्रेंथ पर यूनिट मास इज लो, ये देखो फॉर्म वर्क की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि जो आप लोगों को पूरा पहले क्या करते थे, फॉर्म वर्क कब चाहिए होता है आपको? फॉर्म वर्क तब चाहिए होता है जब पहले रेनफोर्समेंट का पूरा ढांचा बनाते हैं, पहले पूरा सरिया लगाते हैं, फिर उसके अंदर ऊपर आप जाके कंक्रीटिंग डालते हैं, है ना, वो काम जरूरत पड़ती नहीं इसमें, है ना। इसमें आप लोग डायरेक्ट बना सकते हो क्योंकि यहाँ पर इसका वेट लाइट है। स्ट्रेंथ पर यूनिट मास इज लो, ये प्रॉपर्टी नहीं है, स्ट्रेंथ आप लोगों की ज्यादा देखने को मिलती है कन्वेंशनल कंक्रीट से, है ना, ये बात भी मैंने आपको बताई हुई है। तो यहाँ पर इसमें डी ऑप्शन सही निकल के आएगा, मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा, है ना। ठीक है, अगली लास्ट बार मैं इसको और दिखा देता हूँ आप लोगों को, है ना। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्डिनरी कंक्रीट, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज, कि आप अगर यदि आप ऑर्डिनरी तरह से आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, कंक्रीट बना रहे हो, यानी कि ओपीसी का यूज करते हो, अगर आप कोई पर्टिकुलर कंक्रीट बना रहे हो तो कितना आप लोग यहाँ पर पानी उसके अंदर डालोगे। तो देखो कितना पानी डालेंगे, तो देखो हमें यहाँ पर कंक्रीट के बारे में एक चीज पता है कि सीमेंट का अगर आपको प्रॉपर हाइड्रेशन करना है, सीमेंट का क्या करना है, प्रॉपर हाइड्रेशन करना है, यानी कि सीमेंट के साथ आप लोगों को रिएक्शन प्रॉपर करानी है, तो कम से कम 38% का पानी तो आपको चाहिए। वो आप लोगों को यहाँ पर मैं प्रीवियस सेशन में बता चुका हूँ, है ना, जिसमें से 23% पानी आप लोगों का सीधा रिएक्शन करेगा सीमेंट के साथ, और बाकी जो 15% है वो पानी आपका बचा रह जाता है वॉइड्स के अंदर। तो आप लोगों को यहाँ पर समझना है कि अगर आपको प्रॉपर रिएक्शन चाहिए तो लगभग 38% के आसपास का पानी चाहिए। अब आप लोग इसमें से देखो कि 38% बाय द वेट ऑफ सीमेंट आप लोगों को यहाँ पर पानी देना है, तो इसके आसपास का आप लोग ऑप्शन यहाँ पर चूज करेंगे, क्योंकि देखो ऐसा कोई मेथड नहीं है जिसके अंदर इस तरह से कुछ लिखा हो, है ना, इस तरह से हमारे पास कोई मेथड नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एक अप्रोक्सीमेशन आप लोगों को यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगानी है। चेक करना है, पहली बात सर 5% ले लूं एग्रीगेट के वेट का और 20% ले लूं आप लोग यहाँ पर सीमेंट के वेट का, मुझे यहाँ पर चाहिए 38% बाय वेट ऑफ सीमेंट, बाय वेट ऑफ सीमेंट। ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो देखो सर 20% इसका लेंगे, 5% इसका लेंगे, पहला ऑप्शन थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है। सेकंड देखो 10% सर एग्रीगेट का वेट ले लो और 10% आप लोग यहाँ पर सीमेंट का वेट ले लो। अगला 5% ले लो वेट ऑफ एग्रीगेट का और 30% वेट ले लो आप लोग यहाँ पर सीमेंट का। तो ये थोड़ा सा सही लग रहा है कि सर कम से कम 38 तो चाहिए, 38 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन 38 से कम आप लोगों को नहीं चाहिए, है ना। तो 5% बाय द वेट ऑफ एग्रीगेट ले लो और 30% बाय द वेट ऑफ सीमेंट ले लो। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन ना थोड़ा सा सूटेबल हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। देखो सूटेबिलिटी देखेंगे यहाँ पर, है ना, अब इसका कोई मेथड नहीं है कि सर ये वाला फॉर्मूला कहाँ पड़ा था, नहीं, देखो ये अंदाजे से लगाया हमने कि 5% बाय द वेट ऑफ एग्रीगेट ले लो और 30% बाय द वेट ऑफ सीमेंट ले लो। तो 30% वेट ऑफ सीमेंट ले लेंगे और 5% वेट ऑफ एग्रीगेट ले लेंगे, तो आप लोग मान के चल लो कि आप लोग जो है 38 से थोड़ा सा प्लस में पहुंचोगे। 38% तो सीमेंट को चाहिए, सीमेंट के वॉइड्स भरने के लिए चाहिए। अब आप लोग बना यहाँ पर कंक्रीट रहे हो, ये भी देख लेना एक बार कि आप बना यहाँ पर क्या रहे हो, कंक्रीट बना रहे हो, सीमेंट को 38 लग जाता है। तो आप मान के चल लो कि जनरली जो हम लोग यहाँ पर चलते हैं कि जो वाटर सीमेंट रेशियो लेके चलते हैं वो 0.38 से थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं, है ना। तो वो आप लोग का वाटर सीमेंट रेशियो को थोड़ा सा मेंटेन कर पाएगा, इसलिए आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक अप्रोप्रिएट आप लोग यहाँ पर ऑप्शन चूज कर रहे हैं, याद कर लेना, है ना। इसका कोई मेथड नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई स्टैंडर्ड आईएएस कोड के अंदर ऐसा कुछ वैल्यू लिखी हुई है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई है। आप लोगों को यहाँ पर खुद के हिसाब से जो एक्सपीरियंस के साथ आप लोग सीखते हैं, जो आप लोग पढ़ के जो लोग आप लोग यहाँ पर सीखते हैं, उसके बेसिस में हमें यहाँ पर इसका आंसर देना था। तो आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर जो है सबसे अप्रोप्रिएट आप लोगों को यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, if the various concrete ingredients that is the cement sand aggregate are in the ratio of 1/3/6, है ना, तो इसको कौन सी ग्रेड का कंक्रीट कह देंगे। तो देखो मेरे ख्याल से सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये, आपसे आरसीसी में पूछा जाता है, आपसे बीटेक लेवल में पूछ लिया जाता है और आप लोगों को यहाँ पर ये पता भी होगा, है ना। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर यदि आप लोग चालू करते हैं M5 से, है ना, M5 कर दो, फिर M10 कर दो, फिर आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे M15 का, अच्छा एक बीच में एक और आता है M7.5, वो भी आप लोग ना भूलें, है ना। तो मैं पूरा ही लिखा देता हूँ, चलो आप लोगों को। देखो सबसे पहले देखो M5, देन फिर M7.5, फिर M10, फिर M15, फिर M20 और M25, है ना। ये आपके पास टोटल कुल मिला के, और यहाँ पर सीमेंट रेशियो, सैंड रेशियो, एग्रीगेट है ना। चेक करते हैं इन सबका रेशियो। देखो यहां से चालू करना, 5 से याद कर लो, 1:5:10, 1:4:8, 1:3:6, 1:2:4, 1:1.5:3 और लास्ट में 1:1:1। ये लो, ये 1:1:2 है ना। ये इसका हमेशा डबल रहेगा, है ना।
तो सेंट से जस्ट डबल आप लोग यहाँ पर एग्रीगेट मान के चलते हैं, तो आप लोग यहाँ पर मान के चल रहे हैं। फिलहाल पूछा है 136 आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, M10 का आंसर हो जाएगा। तो M10 वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत इजी सवाल है ना, सारे याद करने का तरीका क्या है, 5 से चालू करो, है ना, एक बार 0.5 यहाँ पर लगेगा, एक बार 0.5 यहाँ पर लगेगा, बाकी सब कांस्टेंट वैल्यू चले, तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से 5 4 3 2 बस 1.5 लगाना है। इधर क्या, इधर भी चले तो 5 बस यहाँ पर 7.5 लगेगा, 1.5 लगेगा, बाकी आप लोग 10 15 20 और 25 इस तरह से आप लोग याद कर लें, है ना। 5 से 5 मिला दें, याद रखें ऊपर से सेकंड नंबर पे 0.5 आएगा, नीचे से सेकंड नंबर पे 0.5 आएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को कोई नहीं ध्यान रखना है, बाकी सब जगह प्रॉपर तरीके से आप लोग बढ़ाते चलें, एक एक वैल्यू घटानी, बाकी 0.5 आपको ऊपर से एक में आप लोग यहाँ पर 0.5 आ जाएगा, एक नीचे से ऊपर चलोगे तो एक बार 0.5 आ जाएगा, 5 से लेके 20 के बीच में, बस बाकी सारा मामला सेट है ना। चलो तो ऐसे याद कर लेना, तरीके हैं। हाउ मेनी मेथड्स ऑफ फेरो सीमेंटिंग आर देयर। अब देखो यहां पर ना एसएससी का आंसर क्या मांगता है, आप लोग किस तरह से देखते हो, तो मैं बता देता हूं। पहले सबसे पहले तो ये चेक करो व्हाट इज द फेरो सीमेंटिंग। फेरो सीमेंटिंग क्या होती है, फेरो सीमेंटिंग ना एक आपसे बोलो तो एडवांस तरीका है जिसके अंदर हम रेनफोर्समेंट को ऐड कर देते हैं सीमेंट के अंदर। इसको फेरो कंक्रीटिंग में भी आप लोग यूज कर सकते हैं, फेरो सीमेंटिंग कह दो, फेरो कंक्रीटिंग कह दो, डिपेंड्स ऑन कंक्रीट के साथ यूज किया कि डिपेंड्स ऑन सीमेंट के साथ यूज किया, फेरो कंक्रीटिंग भी बोल देंगे इसको, है ना। देखो ये क्या होता है, ये आपको दिख रहा है डायग्राम, बिल्कुल इसके अंदर ना हम लोग सीमेंट को यूज तो करते हैं, है ना, सीमेंट मिक्सचर को यूज किया है, लेकिन विद हमने यहाँ पर रेनफोर्समेंट डाला है। अब रेनफोर्समेंट किस टर्म में डाला है, रेनफोर्समेंट आप लोगों ने डाला है इन टर्म्स ऑफ द मैसेज। तो आप लोग रेनफोर्समेंट की जगह यानी कि डायरेक्टली सरिये डालने की जगह, डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर स्टील डालने की जगह आप सीधा वायर का मैश डाल दो, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी कंक्रीट की इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी आप लोग की इंप्रूव होगी। सेकंड बात करें तो टेंसाइल रेजिस्टिंग कैपेसिटी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। आगे में अगर मैं बात करूं तो इसकी स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर बहुत ज्यादा सुधार आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इलास्टिसिटी में सुधार है, टेंसाइल स्ट्रेंथ में सुधार है, एज वेल एज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में सुधार है, और साथ के साथ ही एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ झेलने वाला एक पर्टिकुलर आप लोगों को यहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार हो गया, है ना। और साथ के साथ ये हाई डेंस भी आप लोग यहाँ पर इसको बना सकते हैं, जिसकी वजह से वाटर प्रूफिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसकी कंपेयर टू अदर आप लोगों को जो नॉर्मल ओपीसी आप यूज करेंगे उससे ज्यादा बेटर निकल के आएगा, है ना। जो सिर्फ ओनली ओपीसी से आप लोग यहाँ तो कंक्रीटिंग कर दें, उससे ज्यादा बेटर आपको फेरो सीमेंटिंग की नजर आती है। तो आप लोग देख पा रहे हैं एक वायर का मैश है, वायर के मैश को आप लोगों ने क्या कर देना, इसके साथ आप लोगों को यहाँ पर अटैच कर देना है, मतलब वायर मैश है, वायर मैश के ऊपर कंक्रीटिंग कर दी, खत्म कहानी, है ना। तो आपका फेरो सीमेंटिंग या फेरो कंक्रीटिंग आप लोग यहाँ पर इसमें कर पाते हैं। अब देखो फेरो सीमेंटिंग या फेरो कंक्रीट को करने के आप लोग के 3-4 तरीके हैं, मैं बता देता हूँ सारे के सारे। देखो पहला तरीका है, आप लोग यहाँ पर मेथड्स की बात कर रहे हैं ना, फिलहाल मेथड्स, व्हाट आर द मेथड्स, किन किन मेथड से आप लोग ये काम कर सकते हैं। तो मेथड्स के अंदर पहला मेथड आप लोग याद रखेंगे, पहला मेथड है स्केलेटन आर्मेचर मेथड, स्केलेटन आर्मेचर मेथड, नाम याद रखना है ना, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो मेथड है वो है आप लोग का यहाँ पर क्लोज्ड मोल्ड मेथड, क्लोज्ड मोल्ड मेथड। थर्ड नंबर पे जो मेथड है दैट इज द ओपन मोल्ड मेथड, दैट इज द ओपन मोल्ड मेथड। और फोर्थ नंबर पे जो मेथड है आप लोगों का यहाँ पर वो है आपका इंटीग्रेटेड या इंटीग्रल या इंटीग्रेटेड, जो भी बोलना, इंटीग्रल मेथड या इंटीग्रेटेड मेथड, दोनों ही नाम से आप लोगों से पूछ लिया जाता है ना, ठीक है। अब देखो इसमें ना तो आपका तो सर आपने तो 4 मेथड लिखा दिए, तो ऑप्शन आप लोगों का 4 करेक्ट होगा, लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को कि यहां पर ना ये दोनों मेथड सिमिलर है, क्लोज मोल्ड मेथड और ओपन मोल्ड मेथड ना लगभग सिमिलर है। तो आप लोग यहां पर ना ओपन मोल्ड मेथड का नाम आपको नहीं देखने को मिलता। मैं बताता हूं, ये मेथड तो वैसे 4 मेंशन देखने को मिलेंगे आपको बुक के अंदर, लेकिन ये दोनों चूंकि सिमिलर हैं, these two are the similar method, these two are the similar method, तो आप लोग यहाँ पर इसके अंदर जो मेथड्स के नंबर लगा के आएंगे that are 3। तो 3 मेथड आप लोग यहाँ पर फेरो सीमेंटिंग के लगाने, अदरवाइज आपके होते 4 हैं, लेकिन ये दोनों सेम तरह के आप लोगों को नजर आते हैं, आप लोगों को खासा डिफरेंस आपको नहीं नजर आएगा, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर 3 मेथड्स लगा देते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा, देखो फेरो सीमेंटिंग से ना सवाल मेथड से नहीं पूछेगा, वो सवाल जो पूछेगा, देखो नाम याद रख लो बस आप मेथड्स का, मेथड से सवाल नहीं पूछेगा वो, है ना। वो जो आप लोगों से सवाल पूछता है वो पूछता है एडवांटेज डिसएडवांटेज से, वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। देखो सवाल जहां से बनता है ना, हमें वो पढ़ना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एसएससी का पेपर नजदीक है, ऐसे तो हम बहुत सारी डीलिंग देखते रहेंगे, है ना, कहीं भी जो इंपॉर्टेंट चीज है सबसे पहले वो कंप्लीट करते हैं। देखो सबसे पहले एडवांटेज देखो, इस एडवांटेज में से 4-5 एडवांटेज अगली बार हो सकता है फेरो सीमेंटिंग में से मेंशन करा दें। चेक करो, फेरो सीमेंट रिक्वायर्ड बेसिक मटेरियल लाइक सीमेंट एंड स्टील दैट इज इजीली अवेलेबल इन द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, ठीक है। तो फेरो सीमेंटिंग के लिए आपको क्या चाहिए, स्टील चाहिए, साथ के साथ आपको फेरो सीमेंट चाहिए।
स्टील कैसा चाहिए, वायर मेश की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग का मोस्ट सुटेबल है प्रीकास्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है, बना सकते हो आप लोग, ठीक है। हाईली सुटेबल है स्पेशल स्ट्रक्चर जैसे रूफ बनाना, शेल बनाना, शिलोज बनाना, वाटर टैंक बनाना। अब देखो इसमें ही क्यों हमने यहां पर हाईली सुटेबल बताया। अगर आप पूरा प्रॉपर रोड डालो, सरिया पूरा स्टील डालो, स्टील की रोड डाल के उसमें आप लोग कंक्रीट से पैक करो, रेनफोर्स कंक्रीट बनाओ, तो रेनफोर्स कंक्रीट का वेट ज्यादा होता है और हमें यहां पर लाइट वेट आप लोगों को यहां पर क्या करना, लाइट वेट तरह से आप लोगों को यहां पर सीमेंटिंग करनी है, लाइट वेट तरह से आपको यहां पर मटेरियल से आप लोगों को बनाना है। तो लाइट वेट बनाना है, स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी रखनी है, इलास्टिसिटी उसको अच्छी देनी है, बेटर टेंशन कैपेसिटी देनी है, बेटर टेंसाइल रेजिस्टेंस भी बनाना है। तो इस केस के अंदर आप लोग स्टील को उस क्वांटिटी का यूज नहीं करते हुए हमने मैश के फॉर्म में डाल दिया। अब मैश के फॉर्म में डाल दिया तो मैश होता है लाइट, आप लोग खुद ही जानते हो ना, वायर का एक मैश दे दो, वायर का मैश दे दो, वहीं पे मैं एक पूरा वो देता हूं आप लोगों को रोड। तो ऑब्वियस बात है रोड का वेट बहुत ज्यादा होता है, ये कंपैरेटिवली आपको लाइट वेट नजर आता है, इसलिए देखो रूफ में यूज कर लिया, जब भी रूफ में यूज करना है। अब रूफ में हैवी वेट तो डाल नहीं सकते, लोड आ रहा है पूरा का पूरा ना, शेल्स में नहीं यूज कर लेते, इसलिए शेल्स में इनको यूज कर लेते हैं, फेरो सीमेंटिंग को, सिलूस, वाटर टैंक, इन सब जगह पे आप लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं। एनवायरमेंटल फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल भी आप लोग का एनवायरमेंटल फ्रेंडली रहता है, ये कौन सा अलग है ना। ये देखो इट कैन बी इजीली मोल्डेड टू एनी रिक्वायर्ड शेप, ये भी इसका एडवांटेज है, ये भी किसी भी शेप के अंदर आप इसको ढाल सकते हो। इट हैज लेस क्रैक विड्थ एज कंपेयर्ड टू कन्वेंशनल कंक्रीट, यानी कि जो नॉर्मल ओपीसी है उससे कम आप लोगों को कंक्रीट देखने को मिलेगा। देखो पहली बात तो पूरा का पूरा मैश, पूरी की पूरी जाली, आप सोचो पूरी की पूरी जाली आप लोगों ने सीमेंट के अंदर डाल रखी है। और देखो सीमेंट के अंदर क्या होता है, क्रैक डेवलप हो जाते हैं, कंक्रीट के अंदर कंक्रीट के अंदर आप लोग क्या हो जाता है, यहाँ पर क्रैक डेवलप हो जाते हैं। अब उस क्रैक डेवलप होने की जगह से लोड ट्रांसफर नहीं हो पाता। देखो क्रैक से होता कुछ नहीं है, क्रैक से अपना कुछ खराब नहीं हो गया, पूरी बिल्डिंग नहीं खराब होगी। एक्चुअल में क्या होता है, जब आपका एक छोटा सा भी क्रैक डेवलप हुआ ना, उस क्रैक की वजह से ऊपर का लोड नीचे तक ट्रांसफर नहीं हो पा रहा पूरा प्रॉपर, है ना, तो उस जगह से लोड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बीच में खाली हो गई। अब जो लोड ट्रांसफर कर पा रहा है वो लोड ट्रांसफर करने के लिए ये काम आ जाता है, ये मैश, इस मैश के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है लोड, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आप लोगों को यहाँ पर मैं बात करूं तो लेस क्रैक विड्थ हो जाती है, पहले तो क्रैक कम होता है, दूसरी बात लोड की जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है ना उसके अंदर भी आप लोग यहाँ पर देखोगे तो इजाफा आपको देखने को मिलेगा। डिसएडवांटेज देखो कोरोजन हो सकता है, सीधी सी बात है यार, कोरोजन किसी भी जगह हो सकता है। ज्यादा क्वांटिटी में करना है तो लेबर्स की आपको जरूरत पड़ती है, और लेबर्स जो है आपकी लेबर की कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अनइकोनॉमिकल तरह का मेथड पड़ जाता है, बहुत ज्यादा करना है तो। उसके ऊपर से यहाँ पर हाई स्किल आप लोगों को चाहिए, ऑब्वियस बात है, हाई स्किल लेबर तो हर जगह चाहिए होता है आप लोगों को। और जो है रोड मैश को टाई करना आपस में, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और टाइम कंज्यूमिंग है। ऑब्वियस बात है रोड को डाल के आपको कंक्रीटिंग करना बहुत आसान है, मैश के अंदर आप लोगों को कंक्रीटिंग करनी है, दैट विल बी डिफिकल्ट प्रोसेस, है ना, ठीक है। साथ के साथ ही अगर मैं बात करूं तो अगर आपने ज्यादा हायर सीमेंट कंटेंट डाला है तो एक्सेसिव श्रिंकेज होने के यहाँ पर चांसेस बने रहते हैं। तो कुल मिला के बेसिक तरह से बताऊं तो फेरो सीमेंटिंग आप लोगों का यहाँ पर अच्छे तरह का सीमेंट तो है, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेज भी है जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करा दिए। इन डिसएडवांटेज में से सवाल पूछ लेता है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, जो फायदा स्टील डालने से हो सकता है ना, सारा फायदा इसके साथ मेंशन कर देना। साथ के साथ एक एक्स्ट्रा फायदा है कि इसका जो वेट है ना, ये वेट लाइट वेट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू रेनफोर्स कंक्रीट। हाँ चलो, ये मैंने एक फायदा एडिशनली आपको समझा दिया। अगला, द सीमेंट कंपाउंड डिड रिएक्ट एंड सेट्स इमीडिएटली, सबसे पहले रिएक्ट करे और सबसे पहले सेट हो। कौन सा कंपाउंड सबसे पहले रिएक्ट और सेट करता है, बताओ जरा। तो सबसे पहले रिएक्ट करके सेट होने वाला ना, ये है आपका डेट इज द C3A, ठीक है। जैसे ही पानी डाला हाथों हाथ सबसे पहले जो काम करना चालू करता है, डेट इज द C3A। तो C3A वुड बी कंप्लीट एंड ट्रू आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ सीमेंट एयर परमेबिलिटी मेथड, देखो ये प्रीवियस सेशन से ही घूम रहा है आपका, बहुत घूम रहा है ना, देखो चेक करते हैं। तो सबसे पहले एयर परमेबिलिटी मेथड मेरा किसका है, फाइननेस निकालने का मेथड है। सेडिमेंटेशन टेस्ट भी आप लोग का फाइननेस निकालने का है। साथ के साथ ही अगर मैं बात करूं सीम एनालिसिस मेथड, ये भी आपका फाइननेस निकालने का मेथड है, प्रीवियस सेशन में भी देखा था। स्ट्रेंथ टेस्ट अगर यदि आपको करना है सीमेंट के ऊपर तो आप लोग का सीटीएम मशीन काम में आती है, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन काम में आती है। और ड्यूरेबिलिटी टेस्ट जो है आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं सीमेंट के ऊपर ना। सीमेंट को आप देखो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के अंदर ऐसा नहीं एक दो टेस्ट है, इसमें काफी सारे टेस्ट हैं, है ना। तो जैसे कि आप लोग क्या करें, सबसे पहले तो जैसे ड्यूरेबिलिटी के अंदर आप लोग यहाँ पर साउंडनेस भी चेक कर लेते हैं। ड्यूरेबिलिटी के अंदर आप लोग यहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं, एसिड सॉल्यूशन के अंदर सीमेंट को भी डाल देते हैं। तो वो अलग अलग तरह के टेस्ट हैं, सबके सब ड्यूरेबिलिटी आप लोगों को शो करते हैं। और स्लम टेस्ट जो है ये आप लोग का यहाँ पर आपको पता है कंक्रीट के लिए क्या आता है, कंक्रीट की कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए आप लोग यहाँ पर बेसिकली इसको करते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो देखो
आप लोगों से यहां पर अगला सवाल कह रहा है कि अंडर नॉर्मल कंडीशंस यूजिंग एन ऑर्डिनरी सीमेंट द पीरियड ऑफ रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क इज। देखो अब आप लोगों को सबको पता होगा फॉर्मवर्क क्या होता है, फॉर्मवर्क नहीं पता तो मैं बता देता हूं। फॉर्मवर्क वो बेस है, जैसे कि आप लोगों को स्लैब कास्ट करनी है, तो स्लैब कास्ट करने से लिए नीचे पहले प्लेटफॉर्म बनाते हैं ना, कि जैसे मान लो छत आप लोगों को डालनी है, रूफ आप लोगों को डालनी है, स्लैब आप लोगों को कास्ट करनी है, तो पहले नीचे आप लोग यहाँ पर लकड़ी के कुछ डंडे वंडे से बिछा के फिर उसके ऊपर जाली बिछा देते हैं ना, जाल मतलब उसका रेनफोर्समेंट का जाल बिछा देते हैं, फिर उसके ऊपर कास्ट करते हैं ना, ताकि पूरा प्रॉपर तरीके से जगह बन जाए। तो वो जो कहता है ना मोल्ड जो हम प्रिपेयर करते हैं, किसके लिए, पूरी छत के लिए मोल्ड जो प्रिपेयर करोगे, नीचे की तरफ जो बेसिक प्लेटफॉर्म लगाओगे, डेट आइटम इज और फॉर्मवर्क। अब देखो जो फॉर्मवर्क है ना, फॉर्मवर्क को कब हटाएंगे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, जब उसके नीचे से कैसे हटाएंगे, जैसे मान लो यहाँ पर ये छत पड़े, ये पटक रखी है आपने, स्लैब पटकी है, तो स्लैब को पटकने के लिए नीचे कुछ पहले कुछ बिछाते हैं ना। यहाँ पर आप लोग की वॉल और बीम खड़ी हुई है, तो बीम और वॉल के ऊपर आप लोग क्या करते हैं, लकड़ी के ऐसे गत्ते लगा देते हैं, और फिर इस तरह से आप लोग यहाँ पर पूरा पूरा चीजें सेट कर देते हैं। समझ में आ रही है? ठीक है, तो लकड़ी आप लोग लगाया, इस लकड़ी का बेस बनाया, इस बेस के ऊपर अब आप लोग यहाँ पर सीमेंटिंग विमेंटिंग करेंगे, कंक्रीटिंग वगैरह करेंगे, है ना, रेनफोर्समेंट वगैरह जो भी करना है आप लोग वो आप करेंगे। ठीक है, चल, तो आप लोगों का कहना है कि सर इसको कब हटाएं, जब ये पूरी छत डल गई ना इसके ऊपर, तो अब आप इसको कब हटाएंगे, बताओ इस नीचे वाले फॉर्मवर्क को कब हटाएंगे। तो देखो मैं बताता हूँ कब कब हटाते हैं फॉर्मवर्क को। तो फॉर्मवर्क को हटाने के हर एक का अलग अलग मेथड है, मैं आपको बताता हूँ कौन सा फॉर्मवर्क कब हटेगा। सबसे पहले देखो आप लोग यहाँ पर, सबसे पहले मैं बात करता हूँ वर्टिकल फॉर्मवर्क की, है ना, वर्टिकल फॉर्म। अच्छा, वर्टिकल फॉर्मवर्क कौन कौन सा हुआ बताओ। वर्टिकल फॉर्मवर्क का मतलब है जो वर्टिकल मेंबर्स के ऊपर आप लोगों ने डाला है। जैसे कि वर्टिकल फॉर्मवर्क किसके अंदर होता है, जैसे कॉलम के अंदर हो गया, है ना, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि सर जैसे कि वॉल के अंदर हो गया, और साथ के साथ ही जो बीम के अंदर हो गया। ठीक है, जो वर्टिकल फॉर्मवर्क है उसको कब हटाएंगे, तो उसको तो आप लोग हटा सकते हो 16 से लेके 24 घंटे में, है ना। वर्टिकल मतलब जो वर्टिकली लगाया हुआ आप लोगों ने ना, वर्टिकल को तो क्या है कभी भी हटा दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, ये कॉलम खड़ा है, कॉलम के यहां पर ये जो चिपका रखा है ना फॉर्मवर्क, इसको कब हटाओ, अरे 16 से 24 घंटे हटा दो, 10 घंटे में सीमेंट सेट हो गया, है ना, तो कंक्रीट मेरा सेट हो गया, तो 16 से 24 घंटे में वर्टिकल फॉर्मवर्क हटा देते हैं। ठीक है, सही। तो यहां पर देखो रिमूवल है ना, यहां पर लिख देता हूं पहले रिमूवल है ना, रिमूवल, तो रिमूवल है वर्टिकल फॉर्मवर्क जिसके अंदर जैसे कॉलम वॉल है बीम का, इन तीनों का दिख रहा है। सेकंड वन जो सोफिट होता है, सोफिट टू स्लैब्स, स्लैब का जो सोफिट होता है, स्लैब जैसे कि स्लैब कास्ट कर रखी है आप लोगों ने, स्लैब कास्ट कर रखी है ना, तो स्लैब का जो सोफिट है ना, सोफिट का मतलब होता है इसका अंडर पार्ट, इसका ये जो अंडर पार्ट जो होता है ना, ये वाला पार्ट, यहां से सर इसको कब हटाएंगे बताओ जरा। हम लोग करते हैं ना, इसको हटा देते हैं, इसको हटा के हम लोग क्या करते हैं, प्रॉप लगा देते हैं। प्रॉप नहीं समझ आया तो आपने देखा होगा, फिर डंडे लगा देते हैं बाद में, है ना, फिर क्या करते हैं डंडे लगा देते हैं, है ना, इसको हटा के सीधा वापस डंडे लगाने हैं आपको, है ना। तो ये जो सोफिट टू स्लैब, साथ में लिख देना कि props to be immediately fixed। ठीक है, हाथों हाथ आप लोग क्या करोगे, प्रॉप जो है आप लोग वापस लगा दोगे, देखा होगा डंडे लगा देते हैं हम लोग वापस, है ना। तो देखो, तो इस तरह से अगर इनको हटाना है, इनका रिमूवल करना है, तो इनको रिमूवल में आपको 3 दिन चाहिए, 3 दिन बाद आप हटा दो, और नीचे जो है आप लोग यहाँ पर प्रॉप लगा दो, है ना। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे तो होगा स्लैब के बारे में, स्लैब के बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर बीम के बारे में, है ना। थर्ड नंबर पे सॉफिट टू बीम्स, बीम्स के नीचे से कब हटेंगे देख लो, ठीक ना। इसमें भी प्रॉप जो है इमीडिएटली फिक्स करेंगे हम लोग, वापस से याद रखना, ये भी आप लोग का इमीडिएट फिक्स करेंगे, है ना। तो इसमें आप लोगों को चाहिए होता है ज्यादा दिन, इसमें आपको 7 डे का टाइम चाहिए होता है, 7 डेज में आप लोग हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब जो प्रॉप लगाए वो प्रॉप कब हटाएंगे बताओ, अब जो प्रॉप्स लगाए प्रॉप्स कब हटाएंगे, प्रॉप्स। अब प्रॉप्स अगर यदि आप लोगों ने जो स्लैब के नीचे लगाए थे वो कब हटेंगे, देख चेक कर लेते हैं। सबसे पहले कि अगर मान लो प्रॉप आप लोगों ने अप टू 4.5 मीटर की स्पान तक लगाया हुआ है, 4.5 मीटर की स्पान तक लगाया हुआ है, तो ये आप लोगों को हटाना है 7 दिन में, है ना। अगर यदि मान लो 4.5 मीटर से ज्यादा पे लगाया हुआ है, तो फिर आप लोगों को लेना है टाइम थोड़ा सा 14 दिन तक का, फिर हटाएंगे। ठीक है, चलो इसको देखो, थोड़ा सा मेरे को यहां पर जगह चाहिए थी, तो थोड़ा सा हम ठीक है, अब देखो हो गई जगह। अब देखो नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पर, ये तो हो गया प्रॉप्स टू स्लेब। अब देखते हैं हम यहाँ पर प्रॉप्स टू बीम। बीम के नीचे से कब हटाएंगे, देखो तो बीम के नीचे से हटाएंगे। पहली बात, अगर यदि आपका स्पान है अप टू 6 मीटर, स्पान अप टू 6 मीटर, तो फिर आप लोग हटाएंगे 14 डेज पे। अगर यदि आप लोग का यहां पर स्पान है, स्पान ओवर 6 मीटर, तो फिर आप लोग हटाएंगे 21 दिन में। ठीक है, तो याद रख के चलना कि कौन सी चीज कब हटेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पहली बात, वर्टिकल फॉर्मवर्क जितने रहेंगे उनको तो हाथों हाथ हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। वर्टिकल वाले से कोई दिक्कत नहीं होती है मैं ना बेसिकली। ठीक है, हमें दिक्कत होती है जब ये हमने यहाँ पर कास्ट कर दिया है, पूरा कॉन्क्रीटिंग हमने यहाँ पर कर दिया है, पूरे कॉन्क्रीटिंग हमने यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, अब इसको कब हटाओगे बताओ, तो इसके नीचे यहाँ पर लगा हुआ है, इसको कब हटाओगे, तो इसको तब हटाएंगे, इसको हटा के वापस से ऐसे करके आप लोग यहाँ पर प्रॉप लगा देना है। तो वर्टिकल फॉर्मवर्क आप लोग सुबह 24 घंटे में हटा दो। सॉफिट टू स्लीप जो है आप लोग यहाँ पर 3 दिन में हटाओगे, हाँ ठीक है। और सॉफिट टू बीम जो है आप 7 दिन में हटाओगे। और प्रॉप्स जो रहेंगे स्लेब के ऊपर, ये आप लोग यहाँ पर 7 दिन 14 दिन का टाइम दोगे रेस्पेक्ट टू दियर स्पान। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेंगे तो 6 मीटर 6 मीटर रेस्पेक्ट टू दियर स्पान आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे 14 दिन 21 दिन में आप लोग हटाते हैं। ठीक है, पता है। अब देखो सवाल क्या पूछ रहे हैं कि अंडर द नॉर्मल कंडीशन यूज करो अगर ऑर्डिनरी सीमेंट को, तो रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क कब होगा। 7 दिन ले रहा है बीम के सॉकेट से, बिल्कुल देखो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मवर्क का रिमूवल करना है बीम के सॉकेट से, तो सॉकेट से बीम 7 दिन ले रहा है, बिल्कुल पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 14 दिन बॉटम स्लेब ऑफ स्पान 4.6 मीटर एंड अबव, देखो 4.6 मीटर दे रखा है, 4.5 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसपास की वैल्यू मानो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है कितना, कि आप लोगों को बॉटम स्लेब से आप लोगों को दे रखा है 14 दिन, 4.6 मीटर 4.5 मीटर तक कितना 7 दिन, और स्लैब के लिए बात करें 4.6 मीटर जो है आप लोग यहाँ पर, उससे ऊपर के लिए कितना दे रखा है आप लोगों को यहाँ पर 14 दिन, तो बिल्कुल सही है। अगला देखो 21 दिन लगेंगे आपको 6 मीटर से ऊपर की स्पान भी, तो बिल्कुल सही दे रखा बीम के लिए, बिल्कुल सही दे रखा, तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ए बी सी तीनों राइट है, यानी कि डी ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही निकल के आएगा। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होगी, है ना। अगला, एडिशन ऑफ पोजोलाना टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्या कोज करता है। देखो ये सवाल आया आप लोगों का मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर 2018 के अंदर। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, पोजोलाना क्या होता है। पोजोलाना आपका हाईली सिलिशियस और एल्यूमिनियस मटेरियल होता है। पोजोलाना को आपको किसी जगह पर ऐड करना है, उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका फ्लाई ऐश, क्योंकि फ्लाई ऐश जो है ये हम लोग बीटेक के अंदर बहुत ही डीपली पढ़ के आए, अलग से आप लोग का टॉपिक रहता था। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर कहीं से कुछ नहीं पढ़ा है तो भी फ्लाई ऐश का नाम जरूर सुना होगा। फ्लाई ऐश जो रहता है वो बारीक रहता है देन द सीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। सेकंड बात कि ये किसी तरह की हाइड्रेशन रिएक्शन नहीं देता। ठीक है, तो अगर यदि आपने पोजोलाना डाला है ओपीसी के अंदर, तो ओपीसी के अंदर कैसे पोजोलाना डालते हैं मैं बताता हूं आपको। कि पहले मान लो इतना आप लोग सीमेंट यूज कर रहे थे कंक्रीट बनाने में, अब इसका एक पार्ट काट के आप लोग इस पार्ट की जगह आप लोग क्या डालेंगे, यहाँ पर पोजोलाना आप लोग यहाँ पर डालेंगे। क्या करेंगे, पोजोलाना आप लोग यहाँ पर इस पार्ट की जगह, पहले इतना सीमेंट ले रहा था कंक्रीट बनाने में, अब इतना पार्ट हटा के इतनी जगह पोजोलाना डाल दिया। पोजोलाना की खुद की भले ही बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन पोजोलाना जब आप लोगों का रिएक्ट करता है किसके साथ, CaOH का होल्ड है, जब आप पानी डालोगे ना सीमेंट के अंदर और साथ के साथ सिलिक एसिड मौजूद है ना, तो ये आपको मिला के देता है CHS जेल, और ये CHS जेल कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल, ये आप लोगों का रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेंथ के लिए। तो कुल मिला के स्ट्रेंथ फेनोमेना से अगर मैं चेक करूं, तो अगर मैं यहां पर थोड़ा बहुत देखो ज्यादा नहीं कह रहा, अगर मैं थोड़ा बहुत सीमेंट को हटा के उसकी जगह एक्स्ट्रा पोजोलाना डाल दूं, तो आप लोग का यहां पर क्या हो जाएगा, ये काम चल जाएगा, CHS जेल बन जाएगा। दैट मींस स्ट्रेंथ आप लोग यहां पर क्या करोगे, अचीव कर लोगे। तो इसका मतलब है कि ये आप लोग का स्ट्रेंथ देता है जब ये एडिशन कर दिया जाता है सीमेंट के साथ। अगर इसको खुद को अकेले से लगाओ ना, तो इसकी खुद की ना तो बाइंडिंग प्रॉपर्टी, नहीं खुद का कोई स्ट्रेंथ वाला फेनोमेना है। लेकिन जब इसके साथ जुड़ जाता है, किसके साथ, सीमेंट के साथ जुड़ जाता है, तो सीमेंट की जो रिएक्शन करके जो CaOH का होल्ड प्राइस बनता है, इसके साथ मिलकर कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट करके जेल बनाता है। वो जेल की आप लोगों की बहुत अच्छी आप लोगों की यहाँ पर क्या है, स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कुल मिला के अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि OPC जो है ये स्ट्रेंथ के मामले में आप लोगों को यहाँ पर क्या कर देगा, बाद में अच्छी स्ट्रेंथ देता है। तो स्ट्रेंथ ये अच्छी देता है ना। तो अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, तो PPC की जो स्ट्रेंथ रहेगी, PPC की जो स्ट्रेंथ रहेगी और OPC की जो स्ट्रेंथ रहेगी, वो लगभग बराबर मिलती है। ठीक है, तो ये इन दोनों की स्ट्रेंथ बराबर मिलेगी, लेकिन कौन सी स्ट्रेंथ, तो फाइनल स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा हूं मैं ना। फाइनल स्ट्रेंथ की बराबर मिलती है
हालांकि शुरुआत में आप लोगों को सेम उतनी स्ट्रेंथ आप लोगों को नहीं मिलती। रीजन बताता हूं, क्योंकि जब तक ये नहीं बनेगा ना, जब तक आप लोगों का, देखो सीधी सी बात है, आप लोगों का ना जो सीमेंट है ना, सीमेंट के अंदर CaO है, सीमेंट के अंदर CaO, जब तक ये पानी से रिएक्ट नहीं करेगा ना, तब तक ये CaOH का होल ट्वाइस नहीं बनाएगा। तो यानी कि आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, होल ट्वाइस है ना, होल ट्वाइस है, ठीक है। तो आप लोग क्या चाहिए कि शुरुआत वाले टाइम में क्या लेता है, शुरुआत वाले टाइम तक जब तक सीमेंट रिएक्ट नहीं कर लेता पानी के साथ, तब तक है ना, फिर इस जो प्रोडक्ट बनेगा इस प्रोडक्ट को रिएक्ट करेगा सिलिका आपका, ठीक है। तो आपको याद करना है सबसे पहले कि शुरुआत में स्ट्रेंथ इसकी उतनी अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो कि शुरुआत में आप लोग कम सीमेंट यूज करो, शुरुआत में सिर्फ इतना ही पार्ट आप लोगों को यहाँ पर स्ट्रेंथ देगा, इनिशियल डेज में आप लोगों को इतना पार्ट ही स्ट्रेंथ देता है। ये स्ट्रेंथ कब देगा, जब ये पूरा पूरा क्या कर जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा। जब ये रिएक्शन कर जाएगा उसके बाद आप लोग इसकी रिएक्शन चालू होगी। तो स्टार्टिंग में अर्ली स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है, बट फाइनल स्ट्रेंथ हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो पीपीसी और ओपीसी के बराबर निकल के आती है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल आप बात करें तो पीपीसी की जो रेट है, ये रेट आपको कम मिलेगी, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया, सीमेंट की जगह एक फ्लाई ऐश को यूज किया। फ्लाई ऐश जो है आपका बहुत सस्ता है एज कंपेयर टू सीमेंट, तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो पीपीसी की रेट रहेगी वो बहुत ज्यादा कम देखने को मिलेगी। सेकेंड ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पर बात करें तो ये जो पर्टिकुलर पीपीसी है, इस पीपीसी के अंदर आपने सीमेंट हटा दिया, सीमेंट के अंदर एक C3A करके ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट करके एक बोक कंपाउंड रहता है। वो बोक कंपाउंड क्या करता है, वो बोक कंपाउंड ही रिस्पॉन्सिबल रहता है जितनी भी आप लोगों की गलत चीजें होती है ना सीमेंट के साथ, जैसे कि मान लो कोई केमिकल अटैक हो गया, गलती किसकी, C3A की। कितना भी आप लोग सल्फेट अटैक हो गया, गलती किसकी, C3A की। C3A क्या करता है, C3A की वैल्यू आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, थोड़ी सी कम कर सकते हो, क्योंकि देखो ऑब्वियस बात है सीमेंट हटा गया ना, पहले इतना सीमेंट था, C3A ज्यादा था, है ना, अब C3A कम हो गया, तो ऑब्वियस बात है आप लोग यहाँ पर जितनी भी आप लोग यहाँ पर केमिकल अटैक की कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है उसको भी आप लोग यहाँ पर, जैसे सल्फेट वगैरह का अटैक होने वाले हैं उसमें आप लोग यहाँ पर कम ही कर सकते हो, पीपीसी को यूज करते हैं। नेक्स्ट बात क्या है, अगर मैं हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करूं, हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करूं तो पहले इतना सीमेंट था, है ना, इतना सीमेंट था, उतने सीमेंट से हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा निकलेगी, पूरा सीमेंट रिएक्ट करेगा तो पूरे प्रॉपर हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलेगी। वहीं पे आपने सीमेंट को हटा के कोई दूसरा मटेरियल डाल दिया तो वो मटेरियल हीट तो देगा नहीं, ऑब्वियस बात है, वो ऐसा तो नहीं हाइड्रेशन की रिएक्शन तो करता नहीं है। तो पीपीसी आपको यहाँ पर क्या नहीं देता, हाइड्रेशन की रिएक्शन नहीं देता है, दैट मींस हीट ऑफ हाइड्रेशन आप लोगों को पीपीसी एडेड सीमेंट के अंदर आपको कम मिलेगी, क्योंकि पीपीसी तो रिएक्ट करेगा नहीं, तो आपका रिएक्शन कौन करेगा, वो करेगा, तो लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर देखूं, सबसे पहला ऑप्शन अर्ली स्ट्रेंथ के अंदर डिक्रीज देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा, लेकिन फाइनल स्ट्रेंथ आपको बराबर देखने को मिलेगी। रिडक्शन देखने को मिलेगा इन द केमिकल एक्शन विद सल्फेट, बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल सही है। श्रिंकेज क्या बढ़ेगा, नहीं, देखो पहली बात तो हीट ऑफ हाइड्रेशन आप लोगों की कम है, उस हीट की वजह से जो एक्स्ट्रा इवापोरेशन हो रहा है वो बच जाएगा, पहली बात तो बता देता हूं। दूसरी बात, मैंने बोला कि ज्यादा बारीक है आप लोगों का फ्लाई ऐश देन कंपेयर टू सीमेंट, तो जो जितना ज्यादा बारीक रहता है ना उसका सरफेस एरिया ज्यादा रहता है। जैसे एक बात बताओ, एक पत्थर है कितना, इस पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, और भी टूटेंगे, है ना, ऐसे आप बहुत सारे टुकड़े मानो। अच्छा देखो इसी में समझ में आ जाएगा अभी आपको, है ना, छोटे 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 टुकड़ों में देखो, इसका सरफेस एरिया देखो, सरफेस एरिया गिनो, सरफेस कितना है इसका, सरफेस एरिया है इतना एरिया, इतना एरिया, इतना एरिया, इतना एरिया, सरफेस एरिया। इसका एरिया देखो, इतना एरिया, इतना एरिया, इतना एरिया, इतना एरिया, इन सबको जोड़ते चले जाओ तो आपको समझ में आएगा जो जितना बारीक है उसका सरफेस एरिया उतना ज्यादा बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया अगर ज्यादा है, इन बारीक वाले पार्टिकल का अगर सरफेस एरिया ज्यादा है, तो सीधी सीधी बात है ये पानी को अपने साथ होल्ड करके रखेंगे। पानी अगर ज्यादा अमाउंट में डाल दिए और फ्री अमाउंट में पड़ा रहता है ना, तो क्या करता है उसका इवापोरेशन हो जाता है, और वो इवापोरेशन की वजह से कंक्रीट का वॉल्यूम आप लोग का यहाँ पर घट जाता है। लेकिन यहाँ पर ये इसको क्या करेंगे, फ्री अमाउंट में नहीं रखते हैं, इसीलिए आप लोग यहाँ पर कुल मिला के बात करें तो वॉइड्स के अंदर जो है कंपैरेटिवली आपको लेस वाटर देखने को मिलेगा। इसी वजह से आप लोग यहाँ पर कुल मिला के कह सकते हैं कि इस जगह से इवापोरेशन की वैल्यू कम कर दोगे आप लोग और श्रिंकेज की वैल्यू कम हो जाएगी। तो दो पॉइंट आप लोगों को बता दिए, एक्स्ट्रा हीट ऑफ हाइड्रेशन से जो पर्टिकुलर इवापोरेट हो जाता है। सेकंड बात बताया कि ये ज्यादा गैप नहीं छोड़ता है ना, तो गैप नहीं छोड़ता तो प्रॉपर तरीके से आप लोग यहाँ पर चिपके हुए रहते हैं पार्टिकल, है ना, इस पानी के साथ, तो ये फ्री अमाउंट में भी पानी को नहीं छोड़ता है। तो यहाँ से इन दोनों के ही केस में आप लोग यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि श्रिंकेज की वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। तो श्रिंकेज के अंदर कमी है तो सी ऑप्शन गलत है। तो आप लोगों से अगर यदि यहाँ पर पूछे कि एडिशन ऑफ पोज़ोलाना क्या कोज करेगा, तो पहला और दूसरा ऑप्शन, इसमें ना दो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर राइट। तो ये वाला सवाल जो है इसको उल्टा पूछना चाहिए था, है ना, इसमें डज नॉट कोजेस करता तो हम लोग यहाँ पर सी ऑप्शन को सही लगा देते हैं, ठीक है। तो पर फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर निकलेगा वो ए और बी दोनों ऑप्शन निकलेंगे, ठीक है।
याद करके चलना, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है इसमें। अगला, इन फाइनेस्ट टेस्ट, अब वो जो पिछला वाला सवाल ना, ऐसे सवालों के ऊपर क्या कर जाता है फिर एसएससी पहले आंसर की रिलीज कर देती है, फिर आंसर की पे फिर इसको डिलीट करना पड़ जाता है एसएससी को, या एक्स्ट्रा मार्क उसको देने पड़ जाते हैं ना, इस तरह से इनके ऊपर काम होता है। अगला देखो, इन फाइनेस्ट टेस्ट रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट का रेजिड्यू सीयू नंबर 9, सीयू नंबर 9 जो है आपकी 19 माइक्रोन की सीयू को बोलते हैं। 19 माइक्रोन की जो सीयू है इसको आप लोग सीयू नंबर 9 बोलते हैं। शुड नॉट बी मोर देन, अब क्या होता है कि अगर यदि आपको फाइनेस्ट टेस्ट करना है तो मैंने बोला सीव एनालिसिस करना पड़ेगा। सीव एनालिसिस में क्या करते हैं आप लोग, जो भी सीमेंट है सीमेंट को आप लोग 90 माइक्रोन की सीव से छान लें। छान लिया, बिल्कुल छानो ना, तो अगर वो ओपीसी है, ओपीसी है तो फॉर ओपीसी अगर यदि आप लोग देखोगे तो 10% से ज्यादा आप लोग का यहां पर रेजिड्यू नहीं बचना चाहिए। तो 10% से कम रेजिड्यू आप लोग को यहां पर देखना चाहिए। कितना? 10% से कम, यानी कि इसके ऊपर ना छन्नी के ऊपर आप लोग का 10% से कम मामला बचना चाहिए, ठीक है, यानी कि बारीक होना चाहिए ओपीसी। सेकंड बात, अगर मैं बात करूं आरएचसी की, तो आरएचसी के लिए वैल्यू 5% है, याद रखना 5% से ज्यादा रेजिड्यू आप लोग का नहीं बचना चाहिए। तो लेस देन 5% है आरएचसी के लिए और 10% है इसके लिए, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पीपीसी वगैरह, तो इनके लिए भी आप लोग यहां पर देखोगे तो 5% ही वैल्यू आप लोग को यहां पर मेंशन है। तो सिर्फ एक ओपीसी है जिसके लिए 10% है, बाकी सबके लिए आप लोग लगभग 5% लेके चलें। तो फिलहाल इसने आरएचसी के बारे में पूछा, आरएचसी के लिए 5% है, 5% को हम लोग यहां पर 0.05 से हम लोग यहां पर डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट स्टेट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। चलो चेक करो। पहला, व्हाइट सीमेंट अनसुटेबल है ऑर्डिनरी वर्क के लिए। देखो व्हाइट सीमेंट के अंदर आप लोगों का क्या नहीं है, कलर नहीं है। कलर किससे आता है? फेरिक ऑक्साइड से, या फिर मैं कुल मिला के तो आयरन ऑक्साइड से, है ना, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड हम लोगों ने यहां पर नहीं डाला है सीमेंट के अंदर। देखो सीमेंट के अंदर जो कलर कोजिंग कंपाउंड है वो है आपका Fe2O3, Fe2O3। ये हम लोगों ने यहां पर अगर एलिमिनेट कर दें किसके अंदर से, ओपीसी के अंदर, ओपीसी के अंदर से अगर हम इसको एलिमिनेट कर दें तो आपका क्या बनेगा, व्हाइट सीमेंट आप लोगों को नजर आएगा। आपको व्हाइट सीमेंट आप लोगों को यहां पर जनरली नजर आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। यानी किसी भी तरह से फेरिक ऑक्साइड से आप लोग फ्री करा दो, ठीक है, व्हाइट सीमेंट आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। अब आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है कि ये व्हाइट सीमेंट हम लोग यहां पर हर जगह यूज करते हैं क्या? क्या आप बताओ, क्या इट इज यूज फॉर ऑर्डिनरी वर्क? क्या आपने देखा घर बना रहे व्हाइट सीमेंट से? नहीं, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड आप लोग को हार्डनेस भी देता है कलर के साथ साथ। क्या देता है? एक्स्ट्रा हार्डनेस देता है। तो अगर मैं यहां पर अगर मैं बात करूं इन दोनों सीमेंट्स के बारे में, तो व्हाइट सीमेंट से ज्यादा अच्छी हार्डनेस की प्रॉपर्टी किसकी रहेगी? ग्रे कलर का जो सीमेंट देखने को मिलेगा उसकी। तो इस वजह से आप लोग यहां पर कुल मिला कह देते हैं कि इट इज अनसुटेबल फॉर ऑर्डिनरी वर्क। सिर्फ जहां पर डेकोरेटिव पर्पस है वहां से यूज करते हैं ना, हार्डनेस लिमिटेड कर देता है। ये हार्डनेस, फेरिक ऑक्साइड तो हार्डनेस बढ़ाता है ना, फेरिक हार्डनेस आप लोग को हार्ड ये देता है। तो जो व्हाइट सीमेंट के बारे में बात करूंगा, तो व्हाइट सीमेंट आप लोग सिर्फ तभी यूज करेंगे जब आपको यहाँ पर क्या क्या पड़ जाए, डेकोरेटिव यूज के लिए आप लोग यहाँ पर जनरली काम लेते हैं। जहां पर आपको डेकोरेशन वगैरह चाहिए ना, सिर्फ वहीं पे काम लेते हैं। इसलिए हर जगह इसको यूज नहीं करते, या मार्बल जॉइंटिंग वगैरह में काम लेते हैं। तो वहां से भी आप लोग की यहाँ पर क्या करती है, एनहेंस कर जाती है आप लोग की, एनहेंस कर जाती है आप लोग यहाँ पर डेकोरेटिव प्रॉपर्टी, या फिर कह दूं डेकोरेशन बहुत अच्छा हो जाता है ना, ठीक है, समझ में आ गई बात? बिल्कुल। अगला, पोजुलोना सीमेंट जो है वो ग्रे होता है कलर के अंदर। इसमें क्या दिक्कत है? पोजुलोना के अंदर तो सीमेंट ही है यार, सीमेंट भी ग्रे कलर है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। C3S क्या है? C3S इज द ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये भी ठीक है। C3S को ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ही बोलता रहा हूं मैं, है ना। अगला, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड अंटिल इट इज टू बी यूज्ड। अब देखो किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा सर ये गलत दे दिया, नहीं, देखो इसका मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट को अनडिस्टर्ब रहना चाहिए, शुड नॉट बी डिस्टर्ब, अनडिस्टर्ब रहना चाहिए जब तक इसको यूज नहीं किया जाए। इसका मतलब सीमेंट, अरे जब काम करना है तभी तो सीमेंट में पानी डालोगे ना, कि पहले डाल दोगे। इसीलिए कहते हैं कि जो स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट है ना वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। डिस्टर्ब नहीं होने का मतलब क्या है कि देखो आपको सीमेंट को ऐसी जगह नहीं रखना है जहां से उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाए, कम जाए, ज्यादा हो जाए, घट जाए, इससे बढ़ तो सकती नहीं, ऑब्वियस बात है ना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मॉइस्चर कंटेंट कहीं बहुत ज्यादा, वहीं पे जाके जैसे जमीन पे पानी पड़ा, पानी के ऊपर सीमेंट का टपक दिया, तो स्ट्रेंथ क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। स्ट्रेंथ को तभी डिस्टर्ब करना है आप लोगों को जब, यानी कि उसके अंदर तभी आपको पानी डालना है, सूखे कट्टे में तभी पानी डालना है जब आप लोगों को यहाँ पर क्या है, जब आपको काम करना हो। जब तक काम नहीं कर रहे ना तब तक नहीं करना चाहिए, जब तक आपका काम नहीं आ रहा तब तक उस सीमेंट के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। कुल मिला के ये कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा और ये है ना। तो स्टेटमेंट ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। यहां पर लगा लेना कि यहां पर जो है इसको स्टार मार्क लगा लेना, ये क्वेश्चन एसएससी ने पक्का डिलीट किया होगा, ठीक है।
अगला यार गलत तो हो तभी तो आप लोग दे देंगे, ऐसे कैसे दे देंगे, है ना। चलो बढ़े आगे। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज इंप्रूव्ड बाय द पोज़ोलाना। पोज़ोलाना से क्या इंप्रूव करेंगे, चेक करो। देखो पहला ब्लीडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, परमेबिलिटी प्रॉपर्टी, हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रॉपर्टी, श्रिंकेज की प्रॉपर्टी। बताओ जरा क्या क्या इंप्रूव कर सकते हो आप लोग, बताओ जरा। देखो इसमें से जो जो पता है वो तो हम लोग बात कर ही लेते हैं, इससे देखो चेक करो। मैंने बोला कि सर देखो सबसे पहले तो हम ओपीसी के अंदर पोज़ोलाना डालते हैं तो हीट ऑफ हाइड्रेशन का तो मैंने अभी बताया, देखो मामला हीट ऑफ हाइड्रेशन तो कम मिलेगी आपको। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है तो हमारे लिए तो फायदा है, कम हीट निकलेगी तो श्रिंकेज वगैरह की वैल्यू कम होगी, क्रैक वगैरह कम बनेंगे। तो ऑब्वियस बात है ये वाली प्रॉपर्टी तो हमारी, ये वाला तो मैंने मान लिया कि सर ये वाला तो बिल्कुल, ये वाला तो इंप्रूव होगी, ये तो मान लिया। लेकिन सर आपने हीट ऑफ हाइड्रेशन के साथ साथ श्रिंकेज भी तो बताया था, बिल्कुल सही सब पकड़ा। तो श्रिंकेज वाला भी मामला आप लोगों का सही है, ये भी इंप्रूव हो जाएगा। तो यानी कि सर इसमें दो ऑप्शन सही है। फिर उन दोनों का क्या, परमेबिलिटी क्या होती है। सर आपने तो ये भी बोला था कि ये ज्यादा बारीक होता है, ज्यादा बारीक होता है, इसका मतलब क्या है, मतलब समझना आप लोग। एक बार बड़े ग्रेवल्स हैं, इन बड़े ग्रेवल्स के बीच में, ये जो बड़े बड़े ग्रेवल्स है ना, इनके बीच में आपकी जाती है रेत। क्या जाती है, इनके बीच में आपकी जाएगी रेत, सैंड। सैंड के बीच में जो स्पेस रहता है ना, उस स्पेस के अंदर आप लोगों का जाता है क्या, सीमेंट। और सीमेंट के अंदर भी जो स्पेस छूट जाएगा उस स्पेस को कौन फिल कर लेंगे, ये पर्टिकुलर पोज़ोलाना फिल कर देंगे। पोज़ोलाना ज्यादा बारीक है आप लोग, पोज़ोलाना का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। तो कुल मिला के देखो, पहले बड़े पार्टिकल, पहले ग्रेवल्स है, ग्रेवल्स के बीच में जो जगह बचेगा, जगह में रेत चली जाती है, उस रेत के अंदर जो जगह गैप बचता है उस गैप को सीमेंट फिल करता है, सीमेंट के बीच में जो गैप बच जाएगा उस गैप को आप लोगों का पोज़ोलाना फिल कर देगा। समझ में आ रही कितनी बड़ी बात है। तो कुल मिला के ये तो सर अंदर से अंदर चला गया। इसका मतलब सर इसने माइक्रो लेवल पे देखूं तो अंदर वाले लेवल पे देखूं तो इसने बहुत ज्यादा डेंस कर दिया होगा। तो अगर ज्यादा बारीक है ज्यादा डेंस करेगा, ऑब्वियस बात है, ज्यादा डेंस कर देगा, सीधी सी बात, ज्यादा डेंस कर देगा। इसका मतलब क्या है कि सर परमेबिलिटी भी इसकी क्या करेगा, कम कर देगा। तो यानी कि परमेबिलिटी, अब इसने ये नहीं बोला घटेगी बढ़ेगी, इसने बोला इंप्रूवमेंट करेगा ये। तो इंप्रूवमेंट के अंदर क्या कहूं, जितना ज्यादा डेंस तरह का आपका कंक्रीट उतना ज्यादा अच्छा कंक्रीट। परमेबिलिटी की प्रॉपर्टी को भी क्या करेगा, इंप्रूव करेगा, यानी ये भी सही आंसर है। अगला, ब्लीडिंग की प्रॉपर्टी को मैंने अभी आपको ये भी बोला था कि ये फ्री अमाउंट में पानी को नहीं छोड़ता। ब्लीडिंग क्या होता है, ब्लीडिंग क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, सीमेंट को आप लोग यहाँ पर लगाओगे, जैसे सीमेंट को मैंने सरफेस के ऊपर क्या कर दिया, इस सरफेस के ऊपर मैंने यहाँ पर कंक्रीटिंग कर दिया, प्लास्टरिंग करते हुए देखा होगा। जनरली प्लास्टरिंग तो देखा है आपने, प्लास्टरिंग करते देखा, सीमेंट के साथ साथ आप जब प्लास्टर कर रहे होते हो तो प्लास्टर के बाद ऑटोमेटिकली ना हल्का सा पानी ऊपर आ जाता है, मामूली सा पानी ऊपर आ जाता है, उससे फिर फिनिश कर लेता है। जनरली देखना, आप लोग नहीं देखा तो जाके चेक करना कि ऑटोमेटिकली क्या करता है, जब हम लोग पूरा इसको छोड़ देते हैं ना, जैसे मैंने प्लास्टर कर रहा हूं, प्लास्टर करने के लिए लगा दिया है ना, लगा दिया, लगाने के बाद आप थोड़ी देर बाद देखना हल्का हल्का पानी ऊपर आ जाता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्या होती है, देखो ब्लीडिंग क्या होता है कि जो वाटर कंटेंट रहता है वो रेस्ट ऑफ दी आप लोग का जो मिक्स है उसमें से बाहर आ जाता है, सरफेस की तरफ आ जाता है। अब सरफेस की तरफ बाहर आ गया, इसका मतलब फ्री अमाउंट में पड़ा हुआ था। अब मैंने आपको बताया कि फ्री अमाउंट में नहीं छोड़ता कौन, ये क्योंकि ज्यादा फाइन स्ट्रक्चर है, ज्यादा फाइन तरीके से छोड़ता है, फिर इसके बीच में जो गैप है उस गैप को पूरा पकड़ के रखेगा, ज्यादा सरफेस एरिया तो ज्यादा अच्छे से पकड़ के रखेगा, होल्ड करके रखेगा, पूरे पानी को जाने नहीं देगा एक्स्ट्रा। सरफेस एरिया ज्यादा है, कम सरफेस एरिया है तो पानी उतना पकड़ नहीं सकते, ज्यादा सरफेस एरिया पूरा पानी पकड़ के रखेगा। तो फ्री अमाउंट में ये उसको नहीं छोड़ेगा, यानी कि ब्लीडिंग की प्रॉपर्टी को ये थोड़ा सा इंप्रूव करेगा, उतनी ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होने देगा, है ना। अब ब्लीडिंग के साथ दिक्कत पता क्या होती है, जब पानी नीचे से ऊपर आता है ना, थोड़ा सीमेंट भी ऊपर ले आता है वो। अब सीमेंट जो ऊपर ले आया तो मिक्स के अंदर से सीमेंट खत्म हो गया, तो ये भी आप लोग का एक गलत बात है। हालांकि ब्लीडिंग जरूरी है हमारे लिए, अगर ब्लीडिंग नहीं होगी ना, सीमेंट के अंदर से ब्लीडिंग नहीं हुई तो सीमेंट को आप प्रॉपर तरीके से फिनिश भी नहीं कर पाएंगे। जो प्रॉपर तरीके से फिनिश आती है ना सरफेस के ऊपर, वो ब्लीडिंग की वजह से आती है। ये उसका फायदा भी है लेकिन नुकसान भी है इसका, है ना। नुकसान ये कि अंदर से सीमेंट खींच के बाहर ले आया, फिर वो स्ट्रेंथ वगैरह कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है ना। तो ब्लीडिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स भी ये क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। तो ये भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर आंसर बता दिया, ठीक है। तो चारों के चारों सही है। ये भी आपके स्टार मार्कर वाला सवाल है, ये 2018 के सवाल है। ये भी आप लोग क्वेश्चन पक्का या तो इसके बोनस पॉइंट मिले आपको या फिर ये डिलीट हुआ है ना, चेक करो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करता है आपका नॉर्मल कंसिस्टेंसी पोर्टलैंड सीमेंट की। बताया था आपको कंसिस्टेंसी आप लोगों का वो वाटर कंटेंट है जिसके ऊपर आप लोगों को बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं सीमेंट के ऊपर। कंसिस्टेंसी तो वही होती है ना, विराट कोहली रन मारा इंडिया के लिए कितना अच्छा है सीम, तो वो वाटर कंटेंट जिसके ऊपर पोर्टलैंड सीमेंट आप लोगों को यहाँ पर बेटर तरीके से रिएक्ट करता है, जिसके अंदर इसकी वर्केबिलिटी भी अच्छी मिल जाती है, स्ट्रेंथ भी अच्छी मिल जाती है, दैट इज टर्म्ड एज आवर कंसिस्टेंसी। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हमारी 30% ऑफ द वेट ऑफ द सीमेंट मानी गई है। ये मैंने बताया था प्रीवियस रिलेशन में, है ना।
चलो बढ़ते हैं आगे। The cement whose strength is a little lower than the ordinary cement in first 3 months, but it attains afterward the same strength is known as। देखो सेम बात है, अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर यदि आप लोगों से पहले 3 महीने तो कम स्ट्रेंथ है लेकिन उसके बाद में अच्छी स्ट्रेंथ है, तो ऐसे सीमेंट को, यानी कि शुरुआत में अगर, अच्छा लगाना दिमाग आप, शुरुआत पे स्ट्रेंथ कम दे रहा है, इसका मतलब हाइड्रेशन ज्यादा अच्छे से नहीं हुआ होगा। हाइड्रेशन ज्यादा अच्छे से नहीं हुआ होगा तो यानी कि लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन देता होगा। लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन देता होगा तो ये कौन सा सीमेंट हुआ? लो हीट सीमेंट। खत्म, समझ में आ गई बात? बिल्कुल। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बहुत ही फास्ट रिएक्शन देता है, ये आपको हो नहीं सकता। ये आपको 3 दिन की स्ट्रेंथ जो ओपीसी देगा, 3 दिन में जो ओपीसी जितनी स्ट्रेंथ देता है उतनी स्ट्रेंथ तो ये क्या कर देता है, ये 1 दिन में दे देता है। किसकी बात करूंगा मैं? आरएचसी की, आरएचसी की, है ना। ये 7 डे में ओपीसी जितनी स्ट्रेंथ देगा उतनी स्ट्रेंथ ये क्या करता है, 3 दिन में दे देता है आरएचसी, है ना। तो ऑब्वियस बात है ये तो आपका यहाँ पर होने से रहा, है ना। अब बचा ऑप्शन लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट की तो स्ट्रेंथ रहती है ना, फाइनल स्ट्रेंथ किसी भी पर्टिकुलर सीमेंट की सेम रहती है, क्योंकि फाइनल स्ट्रेंथ डिपेंड करती है C2S के ऊपर, C2S के ऊपर, है ना। C2S इसके अंदर अपन हाई कर देते हैं और रिएक्शन थोड़ी सी स्लो कर देते हैं, कुल मिला के रिएक्शन स्लो चलती है इसकी, लेकिन फाइनल स्ट्रेंथ जो है LHC की भी इक्वल ही है आप लोग की। तो फाइनल स्ट्रेंथ लिखा देता हूं मैं, फाइनल स्ट्रेंथ ऑफ LHC, स्ट्रेंथ ऑफ LHC ये है आप लोग की बराबर है फाइनल स्ट्रेंथ ऑफ OPC के। फाइनल बोला है बट मैंने ना, फाइनल स्ट्रेंथ ऑफ आप लोग यहां पर किसकी लगा रहे हो, OPC की, ठीक है। इन दोनों के बराबर है ना, ठीक है। बस रेट जो है इसकी स्लो है, बस यहां पर क्या है, इसकी जो है LHC की यहां पर स्लो रेट से होती है, बस, है ना। धीरे धीरे आप रिएक्शंस कराते हैं। हालांकि सीमेंट सेम यूज किया तो आप लोगों को स्ट्रेंथ तो सेम मिलनी है ना। तो ये हो जाएगा। अब देखो पीपीसी जो है ना, पीपीसी की भी कम आती है, लेकिन पीपीसी का ऐसा नहीं है। पीपीसी की आप 28 दिन की स्ट्रेंथ देखोगे ना, तो 28 दिन की स्ट्रेंथ आपकी कंपेरेबल मिल जाएगी आपको ओपीसी से। तो ऐसा नहीं कि पीपीसी यहां पर नहीं हो सकता, पीपीसी की लेकिन 3 महीने तक नहीं खींचता इसको, है ना। पीपीसी की 28 दिन की स्ट्रेंथ आपको 28 दिन की स्ट्रेंथ ही सेम मिलने लग जाएगी, 3 महीने तक पूरा मामला ये नहीं खींचता है। आप 28 डे स्ट्रेंथ देखोगे तो आपको सेम मिल जाएगी इसकी, है ना। तो आप लोग पीपीसी में इतना लंबा मामला नहीं खींचेगा। ये पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, ये भी आप लोगों का सेम तरह से जैसे पीपीसी है ना, तो ये भी ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जो है ना, ये भी आप लोगों को यहाँ पर सेम ही तरह से रिएक्शन देता है, बट इसकी भी आप लोग यहाँ पर चेक करोगे तो इसकी स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप लोग की अच्छी और ये जल्दी दे देते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर LHC निकल के आएगा, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अब आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चेक करते हैं, चलो देखो। एक्सपेंडिंग सीमेंट इज यूज्ड टू फिलिंग द क्रैक्स। एक्सपेंडिंग सीमेंट क्या होता है? देखो एक्सपेंडिंग सीमेंट क्या होता है, क्या जो नॉर्मल कन्वेंशनल सीमेंट रहता है ना, उस सीमेंट के साथ साथ आप एक्सपेंडिंग मटेरियल यूज करते हैं। एक्सपेंडिंग मतलब जो फैलते हैं, है ना। तो जैसे मान लो एक क्रैक है आपका, जैसे मान लो एक क्रैक है आपका, है ना। अब इस क्रैक में अगर मैं यहाँ पर कन्वेंशनल कंक्रीट डालूं या कन्वेंशनल तरह से कोई भी पर्टिकुलर मिक्स डालूं, मोटार डालता हूँ, मोटार के मामले में बताता हूँ, मोटार समझो आप, है ना। यहाँ से इस क्रैक को फिल करने के लिए मैंने मोटार डाला, तो मोटार क्या होता है, कुछ टाइम बाद आपने देखा इतना मोटार आपने यहाँ पर फिल कर दिया, प्रॉपर फिल कर दिया, ये पूरा फिलिंग कर दिया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फिल कर दिया। तो जब इसको फुल कर देते ना, फिल कर देना बढ़िया से, तो उसमें दिक्कत इतनी सी होती है सिर्फ और सिर्फ कि ना कंक्रीट ना या मोटार जो है ना श्रिंक हो जाता है कुछ टाइम बाद। तो ये श्रिंक हो गया तो क्या हो जाएगा, श्रिंक होने के बाद आप लोगों को यहाँ पर खुद को भी समझ में आ गया क्या होता होगा। मतलब अगर मैं कह दूं अभी मैंने यहाँ पर इतना क्रैक था, ब्लैक वाले क्रैक को इस रेड वाले पैटर्न से बढ़ गया, थोड़े टाइम बाद मोटार जैसे जैसे सूखता गया वैसे वैसे श्रिंक होता गया। तो यहाँ पर आप लोगों का, यहाँ पर आपने भरा तो इतना है लेकिन दिखेगा आपको इतना, तो क्रैक फिर से रहेगा। क्रैक क्या कर गया, अब देखो इतना पूरा भरा हुआ है, अब ये क्रैक फिर से रहेगा साइड में, है ना। तो इस वाले को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ एक्सपेंडिंग मटेरियल को यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, आप भरो भले ही इतना सा भर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये अपने आप को क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। तो जब थोड़ी टाइम बाद आप चेक करोगे ना, तो ये क्या करता है, धीरे धीरे अब श्रिंक होने की जगह कंक्रीट एक्सपेंड कर रहा है। तो एक्सपेंडिंग मटेरियल आप लोग यहाँ पर यूज करते हैं। एक्सपेंडिंग सीमेंट नाम से भी क्लियर हो रहा है, तो एक्सपेंशन हो जाता है आप लोग का सीमेंट का, तो ये क्रैक को प्रॉपर तरीके से फुल कर देते हैं, फिल कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाइट सीमेंट जो है डेकोरेटिव वर्क में काम आता है, कोई बोलने वाली बात है नहीं। पीपीसी जो है लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन आप लोग को यहाँ पर देता है, चेक करेंगे तो पीपीसी जो है प्रोड्यूस करता है लेस हीट हाइड्रेशन की, तो ये भी बिल्कुल सही है। और हीट ऑफ हाइड्रेशन फॉर पीपीसी इज जनरली वेरी वेरी लेस, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन देता है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पर नन ऑफ दीज आ जाएगा,
है ना, इनमें से एक भी स्टेटमेंट आप लोगों का यहाँ पर गलत नहीं है ना, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगला, ऑर्डिनरी सीमेंट ने 99% इसकी फाइनल स्ट्रेंथ, अच्छा देखो चेक करो, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कुछ पर्टिकुलर टर्म्स। देखो जैसे कि अगर यदि आपको यहाँ पर बोले कि सर देखो 1 डे की स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ यहां पर लिखता हूं स्ट्रेंथ, कब 1 डे स्ट्रेंथ है ना, या इधर लिख देता हूं मैं टाइम, यहां लिखते हैं अपन टाइम, यहां छोड़ो यार, यहां टाइम लिखता हूं, यहां लिखता हूं स्ट्रेंथ परसेंटेज, स्ट्रेंथ परसेंटेज है ना, चेक करेंगे। देखो देखो अब देखो, एक दिन की जो स्ट्रेंथ है किसी भी पर्टिकुलर सीमेंट की या मोटार की है ना, वो कितनी रहती है, ये एक दिन में अपनी जो स्ट्रेंथ है उसका 16% आप लोग को यहां पर ले लेता है। यानी कि देखो जितनी स्ट्रेंथ ये लेने वाला है ना, उसका 16% आप लोग को स्ट्रेंथ देखने को मिल जाती है आपको फर्स्ट डे। 3 दिन की स्ट्रेंथ अगर मैं बात करूं तो 3 डे की स्ट्रेंथ जो है आप लोग को यहां पर लगभग अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को यहां पर 3 दिन की स्ट्रेंथ 50% आपको देखने को मिल जाती है। 7 डे की स्ट्रेंथ की बात करूं तो 7 डे में ये कोई भी सीमेंट आप लोग का 66% की स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। वहीं पे मैं 28 डे में बात करूं तो लगभग अगर यदि हम लोग मान के चलते हैं कि 28 डे में आपको यहां पर 99% तक की स्ट्रेंथ आपको मिल गई, ये आपको यहां पर मान के चलना है, ठीक है। 1 दिन की स्ट्रेंथ, 3 दिन की स्ट्रेंथ, 7 दिन की स्ट्रेंथ और 28 दिन की स्ट्रेंथ, ठीक है। तो 1 दिन में 16, 3 दिन में आप लोग यहां पर देखो तो 50%, 7 दिन में 66%, अच्छा 14 दिन की भी देख लो आप लोग, 14 डे के अंदर, 14 डेज के अंदर भी आप लोग यहाँ पर जो लेके चलेंगे वो आप लोगों को लेके चलना लगभग 90% है ना, कितना 90% है ना, 40 डे में 90% और 28 डे के अंदर 99% तक की स्ट्रेंथ आप लोग यहाँ पर गेन कर लेते हैं, ठीक है। इतनी गेन हो जाती है स्ट्रेंथ आप लोग, है ना, ठीक है। और 28 दिन की स्ट्रेंथ को हम लोग यहाँ पर 100% स्ट्रेंथ मानते हुए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ना। इसके बाद भी स्ट्रेंथ तो बढ़ती चली जाती है, 28 दिन के बाद भी आप लोग यहाँ पर 1 साल की स्ट्रेंथ देखोगे तो इससे 20% ज्यादा देखने को मिलेगी आपको 28 डेज, है ना, बताता हूँ। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर 1 साल तक वेट थोड़ी करेंगे टेस्टिंग करने के लिए, टेस्ट करना है सीमेंट कंक्रीट के ऊपर, तो हम 28 दिन का ही टेस्ट करके चलते हैं कि 28 दिन में हम लोग यहाँ पर रेडी हैं, रेडी टू यूज है, ठीक है। चलो, तो आप लोग मानना है कि 99% इसकी स्ट्रेंथ जो है 28 डेज के अंदर आपको मिल जाएगी। अगला, इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ओपीसी व्हाट इज द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन। देखो आप लोगों को ना यहाँ पर ना इस क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है ना। देखो इसने क्या बोला, इसने बोला कंप्लीट हाइड्रेशन नहीं बोला है, इसने क्या बोला कंप्लीट केमिकल रिएक्शन। देखो दोनों अलग अलग बात है। मैंने बोला था आपको, सुनो, कि जो हाइड्रेशन के लिए या केमिकल रिएक्शन के लिए, हाइड्रेशन के लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए चाहिए होता है आप लोगों को कितना परसेंट, 20 से लेकर 25% या लगभग मैंने आपको बताया था 23% पानी, प्लस वॉइड फिलिंग के लिए आपको चाहिए होता है, वॉइड फिलिंग के लिए आपको चाहिए होता है कितना, वॉइड फिलिंग के लिए आप लोगों का लगता है यहाँ पर ऑन एन एवरेज, अब यहाँ पर 15 ले लेता हूँ, बाकी यहाँ पर 10 से लेके आप लोग यहाँ पर 20 या फिर मैं यहाँ पर जो है 12 से लेके 17 या 18% आप लोग ले लेना, है ना, ठीक है। तो लगभग अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो कुल मिला के आपका 38% के आसपास पानी लगता है, लेकिन इसमें से जो केमिकल रिएक्शन के लिए लगता है वो लगता है 23% पानी, बाकी वॉइड फिलिंग का लगता है। ये आप लोग को कंप्लीट हाइड्रेशन के अंदर बोलेगा ये। अगर आपसे कंप्लीट हाइड्रेशन बोलता है तो आपको 38 लगाना है, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन बोलता है तो आपको यहाँ पर 23% के आसपास वैल्यू लगाना है। 23% में आप लोग का यहाँ पर लाई करेगा बी ऑप्शन, दैट इज 20 to 25%, यानी कि बी ऑप्शन फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन वुड बी ऑलराइट, है ना, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। इसलिए याद रखना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, आपको आता सब होगा, बीएमसीएम सब आता है आपको, लेकिन आप लोग ऑप्शन ही गलत लगाओगे। चेक करते हैं अगला, व्हाट इज द मेन रीजन टू यूज लाइम इन सीमेंट स्लरी। देखो सीमेंट स्लरी में लाइम क्यों यूज करेंगे बताओ। देखो लाइम, पहली बात तो लाइम की प्लास्टिसिटी ज्यादा है, ये बात तो कहीं नहीं छिपी हुई, तो इसने यहाँ पर प्लास्टिसिटी वाला ऑप्शन दिया होगा, पक्की बात है। सेकेंड बात, यहाँ पर आप लोग पहले पूरा पढ़ लेते हैं। देखो what is the main reason to use lime in cement slurry during the plastering in the top coat। अब आई तो बात समझ में। देखो जब टॉप कोट की प्लास्टरिंग कर रहे होंगे तो उस टाइम पे ना आप लोग लाइम को क्यों यूज करेंगे, अब ये इंटरेस्टिंग है। चेक करो, पहली बात, सरफेस को क्या ब्राइट बनाएगा, नहीं। सरफेस को हार्डन बनाएगा, नहीं। अरे सीमेंट से ज्यादा हार्ड है क्या, नहीं ना। क्या ये प्लास्टर को नॉन श्रिंकेबल बनाएगा, बताओ। क्या ये इंप्रूव करेगा प्लास्टिसिटी की, प्लास्टर की वर्केबिलिटी। देखो वर्केबिलिटी ऑफ प्लास्टर तो
आप लोग मान के चलो कि वर्केबिलिटी जो है प्लास्टर की वो ऑलरेडी रहती है, इतनी तो रहती है वर्केबिलिटी कि आप मोटार से भी आप प्लास्टरिंग करते हैं तो उसमें वर्केबिलिटी कोई इश्यू आपको आता नहीं है। सफिशिएंट अमाउंट की वर्केबिलिटी आपके पास है, ज्यादा वर्केबिलिटी नहीं चाहिए। और टॉप लेयर में लगा रहे हैं हम लोग, टॉप लेयर में क्यों लगा रहे हैं बताओ? देखो पूरा पढ़ना आप लोग, प्लास्टरिंग कर रहे हो टॉप कोट की, वहां पर आप सीमेंट स्लरी में लाइम यूज करते हो। देखो लाइम क्या करता है ना, लाइम आपके साथ देखो श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स को कम करता है। देखो मैंने बोला एक्स्ट्रा पानी ना आपका उड़ जाएगा सीमेंट में से, है ना, तो आप लोग वहां पर क्या करते हो, थोड़ा सा लाइम भी यूज कर देते हो। तो लाइम जो है आपको नॉन श्रिंकेबल टाइप का बना देता है और जो है प्रॉपर बॉन्डिंग देता है ये। इसीलिए याद रखना कि यहाँ पर जो प्लास्टर को नॉन श्रिंकेबल बनाने के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, ना कि यहाँ पर वर्केबिलिटी तो इतनी सफिशिएंट रहती ही रहती है यार आपकी। एक बार बताओ, मैं जानता हूँ प्लास्टिसिटी इसकी ज्यादा है, वर्केबिलिटी इसकी ज्यादा है लाइम की, लेकिन क्या सीमेंट की वर्केबिलिटी बहुत ज्यादा लो है? क्या वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए काम में लोगे? नहीं, वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए काम में नहीं लेना। अब यहाँ पर आपका जो मेन जो मेजर रीजन है वो मेजर रीजन आ गया कि सर श्रिंक हो गया तो मेरा प्लास्टर, तो दिक्कत आएगी आप लोग, है ना। प्लास्टर कर रहे हो यार पूरी वॉल पे श्रिंक हो गया तो क्या करेगा, अलग अलग से क्रैक्स दिखेंगे आपको, है ना। तो वहां पर आप लोग श्रिंकेबिलिटी से आप लोग बचाने के लिए, नॉन श्रिंकेबल बनाने के लिए आप प्लास्टर के अंदर क्या करते हो, लाइम को आप लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड कर देते हो। अगला बल्किंग ऑफ सैंड। देखो बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है कि अगर यहाँ पर जैसे मान लो ये आपका एक ग्लास है, इस ग्लास के अंदर क्या क्या कर रखा है हमने, यहाँ पर रेत भर रखी है ना, रेत भर रखी है, ठीक है। समझो इस ग्लास के अंदर मैंने यहाँ पर क्या कर रखी है, आप लोग की सैंड भर रखी है, पूरा प्रॉपर ऊपर तक भरा हुआ है ना सैंड से, ठीक है, ऊपर तक भरा हुआ है, ठीक है। आप लोग देखोगे कि अगर यदि आपने इसमें थोड़ा सा भी पानी डाल दिया, थोड़ा सा कितना, तो लगभग लगभग मैं बात करूं 4 से लेके 5% का, कितना, 4 से 5% का। तो 4 से 5% का पानी मेरे ख्याल से इतना वोइड तो है इसके अंदर, है ना। देखो थोड़ा गेप तो है, देखो सैंड है, सैंड में 4 से 5% पानी नहीं मांगेगा, बताओ पानी तो आ जाएगा, है ना। तो आप लोग देखोगे थोड़ी देर बाद कि सर वैसे तो ये पानी इसके वोइड्स में बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि यहां पर ना जो सैंड है अपने आसपास इस पूरे पानी की फिल्म बना लेती है। क्या बना लेती है? फिल्म बना लेती है। तो सैंड अपने आसपास में वाटर की फिल्म बना लेगी, है ना, सैंड अपने आसपास वाटर की फिल्म बना लेगी, ठीक है। और फिल्म, एक फिल्म दूसरे फिल्म से क्या करती है, यहां पर नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, बिल्कुल। तो ये एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे, ठीक है। तो आपको थोड़े टाइम बाद देखने को मिलेगा कि ये जो पूरी की पूरी सैंड है ना, इस पानी की वजह से आप लोग यहाँ पर बाहर डली हुई नजर आएगी। कुल मिला के क्या होता है कि देखो बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है कि जब सैंड के ऊपर थोड़ा बहुत पानी डालोगे ना, थोड़ा बहुत पानी डालोगे तो सैंड के आसपास क्या करेगी, पानी अपनी लेयर बना देगी, थिन लेयर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। वो जो थिन लेयर है आप लोगों की, वो थिन लेयर आप लोगों को क्या करती है, बताओ, थिन लेयर आप लोगों की, ये थिन लेयर है, ये थिन लेयर, ये भी पानी की लेयर एक दूसरे को दूर फेंकेगी। दूर फेंकने से आप लोगों का क्या होता है, कुल मिला के आप लोग यहाँ पर मान के चलो कि ये वॉल्यूम जो है बल्क हो जाता है। यानी कि पहले इतना था, ग्लास के अंदर पानी था, अब थोड़ा सा पानी डालते ही ये पूरा बहुत ज्यादा अमाउंट में बाहर आ गया, है ना। तो ये लगभग मैं बता दूं 4 से 5% एडिशन ऑफ वाटर सैंड को लगभग अगर मैं बात करूं तो 20 से 25% तक आप लोग यहाँ पर बल्किंग देता है। यानी कि इतना वॉल्यूम चेंज कर देता है, वॉल्यूम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है ना। यही रीजन है कि जब आप लोग देखोगे ना, तो आप लोग घर पे सैंड मंगा दो ना, उस सैंड के अंदर क्या करता है, वो जो ट्रक वाला ट्रॉली वाला ना थोड़ा बहुत पानी डाल के लाता है, उसको पता है ये बात कि ना थोड़ा बहुत पानी डालेंगे तो सैंड जो है कम भरेंगे ना, तो भी बहुत ज्यादा दिखेगी आपको, है ना। तो याद करके चलना। अच्छा, और ये पूरा जो है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा ग्राफ, बल्किंग ऑफ सैंड, है ना। ये 0% पानी, 0% वाटर कंटेंट, और ये आपका यहाँ पर 4 से 5% वाटर कंटेंट, और 20% वाटर कंटेंट पे तो पूरा खत्म हो जाता है ना। तो बढ़ती है, बहुत ज्यादा पानी डाल दिया तो ये जो आपको दिख रहा है ये सब टूट जाता है ना, ये पूरा पानी है ना, ये फ्लडेड हो जाता है, पूरा टूट जाता है। ये जो बॉन्ड बना हुआ है इन दोनों के बीच में, ये आपका टूट जाता है, ज्यादा पानी डाल दिया तो, है ना। तो याद रख के चलना कि 4 से 5% पे आपको हेवी तरह से आपको देखने को मिलेगा, 20 से 25% तक आपको बल्किंग देखने को मिल सकती है, और 20% पानी पे आप लोग का यहाँ पर पूरा मामला खत्म हो जाता है। तो बल्किंग आपको यहाँ पर 5% वाटर कंटेंट पे देखने को मिलेगी।